क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आगे बढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में हमने बात किया था बेटा वर्म इन्फेस्टेशन के ऊपर बात किया हमने प्रोटोजोअल इन्फेक्शन को देखा हमने कि प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारियां होती हैं, कि ऐसी बीमारियां कौन सी होती है जो है इन्फेक्टेड फूड और जो है वो वाटर से होती है, मतलब ऐसे कॉन्टामिनेटेड फूड या वाटर से होती है, उसको भी देखा हमने। के वर्म इन्फेस्टेशन के बारे में हमने बात किया। तो लेक्चर में आगे बढ़ने के पहले हम जो है वो कुछ जो है आपको मैं छोटा सा एक होमवर्क दूंगा जो आपको बताना है करके। बेटा आपके सामने जो है टेबल है, अब आप देखो बेटा, पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था इसको बना लीजिएगा, लेकिन अभी आपको पलट कर नहीं देखना है के प्लीज के डोंट ओपन योर कॉपी। जो नोट्स में लिखा है अब कितना याद है आपको उसके आधार पे लिखिए इसमें के कितना आप रिटेन कर पाए। तो आपके सामने टेबल है, तो आपको 1 2 3 4 1 से लेकर 12 तक का जो लेवलिंग है वो आपको करना है। 1 से लेकर 12 तक का जो लेवलिंग है वो आपको करना है कि डिजीज टीनियासिस या सिस्टिसर्कोसिस का कारण क्या होता है, ये वर्म हमारी बॉडी में कहां पर रहता है और किस प्रकार से ये इंफेक्शन हमारी बॉडी में आता है, किस प्रकार से ये इंफेक्शन हमारी बॉडी में आता है, ये आपको बतलाना है। सभी के लिए एक ही प्रकार से आपको चीजें बतलानी है बेटा कि ये बीमारी किस से होती है, किस वर्म से होती है और कहां बॉडी में रहता है और कहां मोड ऑफ इंफेक्शन है। तो 1 2 3 क्या है, एस्करेसिस पैथोजन का किस पैथोजन से होता है, उसका पूरा नाम, केवल आप जो है वो आधा नाम नहीं लिखेंगे, पूरा नाम लिखेंगे विद जीनस एंड स्पीसीज, ठीक है ना। एंड हैबिटेट बॉडी में कहां रहता है और हमारी बॉडी में आता कैसे उठ के। तो आपको 1 से लेकर 12 तक सब बने। और देखो बिल्कुल ये जो नहीं बने ना बेटा एकदम ईमानदार रहिए, जो नहीं बने ना आगे खाली डैश लगा दीजिए, ठीक है। मुझे सबके कमेंट में चाहिए, यानी 1 से लेकर 12 तक आप लिखेंगे, उसमें जो नहीं बनता आगे डैश लाके छोड़ दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा आपसे वो आपको याद नहीं आया उठ के। अच्छी बात है ना बेटा, जब तक हम अपना इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे ना तो कैसे आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है ना। क्लियर, सब करके बताएंगे मेरे को। चलिए आज हम एक दूसरी बीमारी पर बात करेंगे, डिजीज पर बात करेंगे। क्या है आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये है वन ऑफ द वेरी कॉमन इंफेक्शन इन ह्यूमंस, दैट इज द रिंगवॉर्म। क्या है, ये है रिंगवॉर्म, ठीक है। किससे होता है, फंगस से होता है। अब देखो बेटा कुछ बातें बड़ी ध्यान देने वाली हैं। जैसे कभी भी आप टिपिकली ये बिल्कुल एक जो इमेज आप देख रहे हो ना, ये बिल्कुल एक टिपिकल रिंगवॉर्म इन्फेक्शन का इमेज है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो फंजाई होती है, यानी किससे होता है बेटा, ये होता है फंजाई से होता है। और फंजाई क्या होती है, फंजाई में होता है एब्जॉर्प्टिव प्रकार का न्यूट्रिशन होता है। फंजाई में एब्जॉर्प्टिव प्रकार का न्यूट्रिशन होता है। कहने का मतलब यह है कि फंजाई के भोजन लेने का तरीका अलग होता है, फंजाई के फूड लेने का तरीका अलग होता है। एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करती है। इसका मतलब यह है कि पहले तो हम अपने आप को समझें कि हम भोजन कैसे लेते हैं। हम जब फूड है हमारा, हम फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, है ना। मुंह से फूड को निगला, हमने फूड को पचाते हैं और उसको हम एब्जॉर्ब करते हैं, ऐसे ही होता है। इसे बोलते हैं इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, यानी भोजन को शरीर के अंदर लेना, पचाना, एब्जॉर्ब करना, इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। लेकिन फंजाई क्या करती है, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन करती है। मतलब फंजाई को जब भी फूड मिलेगा तो पहले ये अपना एंजाइम बाहर रिलीज कर देगी। सुनना बेटा बात को ध्यान से, इधर उधर मत देखो, अभी के लेक्चर शुरू ही हुआ अभी से। क्या बोल रहा हूं, ये एंजाइम को बाहर रिलीज करती है, तो फूड पर एंजाइम को रिलीज करेगी और एंजाइम जो है फूड को पचाएगा। यानी फंजाई की बॉडी के बाहर पाचन हो रहा है, जब फूड पच जाएगा तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। इसका मतलब ये कि फंजाई बाहर एंजाइम रिलीज करेगी, बाहर फूड पचेगा और उसको फंजाई एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसीलिए जब भी स्किन में कभी फंगस होता है ना बेटा, फंगस इंफेक्शन रिंगवर्म होता है, तो वो स्किन को पचाना शुरू करता है, तो धीमे धीमे स्किन ड्राई होने लगती है वहां की। और आप देखोगे, छू के देखोगे तो खुरदुरा दिखाई पड़ेगा और थोड़ा सा धसा हुआ होगा, और किनारे पर मार्जिन पर फंजाई होगी, किनारे पर यहां फंजाई, तो आप देखोगे ये किनारे उठे हुए दिखाई पड़ेंगे, रेज्ड एंड। यानी बिल्कुल यदि आपको रिंगवॉर्म का इंफेक्शन पहचानना हो, आपको तरीका बतला रहा हूं मैं,
आपको लगता है ना कि आपकी बॉडी में फंगस इन्फेक्शन तो नहीं है, रिंग वर्म तो नहीं है, तो पहचानने का तरीका यह है कि आप सिंपली उस जहां पर आपको लग रहा है ना वहां पे टच कीजिए और बाजू वाले हिस्से में टच कर, दूसरी दोनों उंगली एक ही उंगली से टच मत करना, तो फंगस इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो आपने टच किया, आपने कहा हाँ यहाँ स्मूथ है, यहां टच कर रहे हैं, यहां पे खुरदुरा है, अच्छा ठीक है, फिर उस खुरदुरे को धीमे धीमे आगे बढ़िए, देखेंगे आप पाएंगे कि फाइनली आपको बिल्कुल मामूली फर्क दिखाई पड़ेगा, हल्के से उठे हुए किनारे दिखाई पड़ेंगे। गौर से घाव को देखोगे आप, यदि आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है उससे देखोगे तो आपको स्केल्स, पतले पतले स्केल्स निकलते हुए दिखाई पड़ेंगे। दैट इज टिपिकल सिम्टम ऑफ ए रिंगवॉर्म। और ह्यूमन बींग्स में सबसे कॉमन इंफेक्शन जो फंजाई से होता है वो रिंगवॉर्म है। जो लोग खेलते हैं, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, पसीना आता है और आपने टाइट कपड़े पहने हुए, पसीना आया और वो मॉइस्चर वहां प्रेजेंट रहेगा, और स्वेट में कई बार कुछ केमिकल निकलते हैं। कुछ लोगों को ऐसी टेंडेंसी होती है कि कुछ लोगों को अधिक बार फंगस इन्फेक्शन होता है। कुछ लोग बड़े परेशान रहते हैं, उनको लगता है कभी यहां फंगस हो गया, कभी यहां फंगस हो गया, कभी जो है पीठ पे हो गया, कभी जो है वो थाइज में हो गया, ठीक है, कभी जो है ग्रोइन वाले रीजन में वहां हो गया, अपना अटके बड़े परेशान। वो ट्रीटमेंट करते हैं, ट्यूब लगाते हैं, फिर हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनके पसीने में, स्वेट में देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ केमिकल जो फंगस को के लिए अच्छे केमिकल है। इट्स अ गुड फूड फॉर फंगस। तो यदि वो प्रॉपर सफाई नहीं रखेंगे, मतलब ऐसे लोगों को दिन में कम से कम 2 बार नहाना चाहिए। जब भी स्वेटिंग, जब भी पसीना आए उसके बाद उनको नहा लेना चाहिए। उनको जो है वो एंटी फंगल सोप इस्तेमाल करना चाहिए। मैं सब बताऊंगा आपको, क्या कौन सा साबुन यूज करना चाहिए, कौन सा शैम्पू यूज करना चाहिए, डैंड्रफ से कैसे निपटना चाहिए, सब पर बात करेंगे हम के। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ लोगों की बॉडी की टेंडेंसी होती है, कुछ लोगों को फंगस कम होता है, ठीक है, कुछ लोगों को ज्यादा होता है, ये वेरी करता है। तो किसी को यदि फंगस की प्रॉब्लम है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी में देयर आर सर्टेन केमिकल जो अट्रैक्ट द फंगस के। और कई बार क्या होता है, कई बार हम फंगस की क्रीम लगाते हैं, ठीक हो गया, हमने यूज करना बंद कर दिया, जबकि क्रीम लगाने पर वो गायब होने के बाद भी आपको कम से कम 1 महीना क्रीम लगानी होती है, 3 वीक और क्रीम लगानी होती है। ठीक दिख रहा है आंखों से, ठीक, लेकिन फंगस छिप गया है, वो बीत के खाना बंद कर दिया उसने और स्पोर में चला गया। वो जैसे ही वक्त आएगा दोबारा एक्टिव हो जाएगा वो। इसलिए जो एंटी फंगल ट्यूब जो है उसको लगाते हैं ना आप, लगाने के ठीक होने के बाद भी आपको कंटिन्यू करना चाहिए उसको, ठीक है, ठीक। तो ये तो अभी मतलब एक बड़े पते की बात बोलने वाला हूं कि यंगस्टर जो होते हैं, आपकी उम्र में अधिकांश जो लोग होते हैं ना, दे आर वेरी वेरी एक्टिव। आप लोग बहुत एक्टिव हैं, ठीक है, खेलते भी हैं, बाहर भी जाते हैं, आप तमाम तरह का स्वेट का जो पसीना होता है वो बड़ा कॉमन होता है। कि जैसे देखिए, यदि आप मुझसे बोलेंगे तो मेरी उम्र में क्या है, मेरे एज में ये है कि मेरा मैंने कहा कि यदि मैं अपनी उम्र की बात करूं तो मेरी एज में क्या है, मेरी एज में ये है कि मेरे को मॉर्निंग में उठा, मैं अपना वॉक किया, अपना आज की जो एक्सरसाइज किया, उसके अंदर अपना जो है वो नहाने धोने के बाद अपने ऑफिस में के नाउ द कार इज हैविंग एयर कंडीशनर, ऑफिस इज हैविंग एयर कंडीशनर, हाउस इज हैविंग एयर कंडीशनर के, और मोस्ट ऑफ द काम हमारा बैठ के रहना, मतलब हमको जो है फुटबॉल खेलने जाने का मौका मिले, ये पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है के। तो लेकिन आपकी उम्र, जबकि हम लोगों को भी फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए, कोशिश करते हैं, इसलिए सुबह आपसे रोज बात करते हैं। आपने देखा होगा कि सुबह मैं कंटिन्यूस आपसे बात कर रहा हूं पिछले कई दिनों से। ब्लॉग जो है मेरा पर्सनल, जो ब्लॉग वाला चैनल है डॉक्टर जितेंद्र पर्सनल ब्लॉग एंड मोटिवेशन पर्सनल ब्लॉग के, देखा आपने, तो उसमें मैं आपसे रेगुलर बात करता हूं, तो इससे शो करता है, आपको लगता होगा हाँ सर, तो वही जो कंसिस्टेंसी है ना वो फॉलो करने की मैं पूरी मतलब ईमानदारी से कोशिश करता हूं मैं, ठीक है। कई बार रेनफॉल हुआ तो नहीं वॉक कर पाए, लेकिन आप लोग तो बहुत एक्टिव हैं, आपका तो मेटाबॉलिज्म भी हायर साइड एकदम। भाई यही तो फर्क है ना यार, एक 20 साल और 40 साल के व्यक्ति में कुछ तो फर्क होगा, मेटाबॉलिज्म का तो भारी फर्क होता है बेटा, ठीक है। चलिए, तो अभी क्या बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं यहां पे कि फंगल इन्फेक्शन जो होते हैं दे आर दी वेरी वेरी कॉमन। अब हम आगे बात करते हैं। जैसे आप देखिए कि ये इस तरह के इन्फेक्शन कई लोगों को दिखाई पड़ते हैं, और यंगस्टर में इट इज वेरी कॉमन, क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है, केयरलेस एटीट्यूड भी होता है, थोड़ा सा क्या होता है कि बार बार स्वेटिंग, कौन बार बार नहाएगा, बहुत सारे इश्यू होते हैं इनके। तो आप देखेंगे इसमें कि ये देखिए, दिख रहा है आपको, बिल्कुल स्किन को गौर से देखिए, आपको दिख रहा है खुरदुरा दिखाई पड़ रहा है, अलग कलर का पैच दिखाई पड़ रहा है, क्या, ठीक है। तो ये क्या, ये फंगल इन्फेक्शन को डिनोट करता है। कई लोगों को जिनका इम्यूनिटी काफी वीक होता है, उनको एक अजीब तरह का फंगल इन्फेक्शन देखने मिलता है, इसे बोलते हैं ओरल थ्रस्ट कहते हैं, ठीक है। मतलब फंगस इन्फेक्शन जो है वो जीभ के अंदर हो गया, मुंह के अंदर हो गया, और इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंडिकेटिव ऑफ एड्स, ठीक है। ऐसे लोगों का हम हमेशा, जब भी कभी ओरल थ्रस्ट दिखाई पड़ता है, वी ऑलवेज गो फॉर एलिसा टेस्ट, हम उसका हमेशा
एलिसा टेस्ट करते हैं। एलिसा टेस्ट एड्स के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ठीक है ना, ठीक, क्योंकि एचआईवी इंफेक्शन में एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स को कहते हैं, एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स में या एचआईवी के इंफेक्शन में जो है बॉडी का इम्यूनिटी काफी लेवल तक घट जाता है। तो वैसे में सबसे पहला सिम्टम जो कॉमनली देखने मिलता है लोगों में, उनमें ओरल थ्रस्ट देखने मिलता है आपको, ठीक है। तो ऐसे लोग जो है वो इम्यूनो कंप्रोमाइज होते हैं। नॉर्मल आदमी को नहीं होगा, जिसका इम्यूनिटी नॉर्मल है, जिसका इम्यूनिटी बॉडी का नॉर्मल है, उसको ओरल थ्रस्ट देखने नहीं मिलेगा, लेकिन जिसका इम्यूनिटी डाउन होगा उसमें आपको ओरल थ्रस्ट जो है वो देखने मिलेगा, ठीक है। देन देख रहे हैं आप फंगल इंफेक्शन, है ना, जब हो जाता है डीप से स्किन के डीप हिस्से तक फंगस पहुंच चुका है तो ये थोड़ा सा फूल जाता है, ऐसा पूरा अटके दिखाई दे रहा है के। देन कई लोग जो डायबिटिक होते हैं, कि जिन लोगों को डायबिटीज होता है, ठीक है, उनके लिए सबसे खतरनाक चीज ये है कि यदि किसी को फैमिली में डायबिटीज है तो आप उनको बोलिएगा, किसी को यदि परिवार में डायबिटीज है उनको बोलिएगा कि वो अपने पैरों का विशेष ध्यान रखें। डायबिटीज में सबसे खतरनाक चीज होती है वो होता है डायबिटिक फुट होता है। डायबिटिक फुट होता है, डायबिटिक फुट में क्या होता है, इन्फेक्शन पैरों में, मामूली इन्फेक्शन जो है बढ़ते बढ़ते पूरा पैर सड़ा देता है, पैर काटना पड़ता है। दुनिया भर में जो लेग एम्पुटेशन, दुनिया भर में जो पैर काटने की घटनाएं हैं, लेग एम्पुटेशन मतलब पैर को काटना, के दुनिया भर में लेग एम्पुटेशन की 70% इंसिडेंस केवल और केवल डायबिटीज के कारण होते हैं। रिमेनिंग 30% चोट लगने पर घाव पक गया है और सड़न होने लगी उसके कारण होगा, के कोई एक्सीडेंट हो गया है उसके कारण होगा, लेकिन 70% लोगों के पैर कटते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डायबिटीज। मैं आपको एक जो है, और वो इन्फेक्शन मामूली इन्फेक्शन से ही शुरू होता है, वो एक मामूली इन्फेक्शन से ही शुरू होता है। आप मुझे याद दिलाइएगा, जब मैं डायबिटीज पढ़ाऊंगा तब मुझे याद दिलाइएगा कि जो है एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है डायबिटिक फुट का, पैर कटने का, वो मैं आपको सुनाऊंगा जो मेरी प्रैक्टिस के साथ में जुड़ा हुआ है। अभी नहीं बात करते उस पर। तो अभी आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि छोटा सा मामूली सा एक घाव यहां पर हुआ है नहीं, ये पानी में रहने के कारण, पसीना आने के कारण धीमे से वहां पे फंगस पनपना शुरू की। फंगस उस टिश्यू को खाना शुरू करेगी और फंगस के बाद क्या होगा बेटा, यहां पर सेकेंडरी इंफेक्शन होगा और बैक्टीरिया एंटर कर जाएगा। और जैसे ही बैक्टीरिया एंटर करेगा तो वहां पर चूंकि ऑलरेडी डायबिटिक है, हाई शुगर बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, बैक्टीरिया तेजी से ग्रो करेगा, पैर के अंदर वो सड़ाना शुरू करेगा, गैंग्रीन कर देगा और गैंग्रीन करने पर पैर को काटना पड़ेगा। तो मैंने कहा ना, दुनिया भर में 70% जो है फुट एम्पुटेशन जो है डायबिटीज के कारण होते हैं। और इसीलिए ऐसा कुछ दिखाई पड़े तो यू शुड ट्रीट इट वेरी वेरी विग्रसली, इसको तेजी से ट्रीट करना चाहिए। और डायबिटीज वाले मरीजों के लिए अलग तरह के मोजे आते हैं, अलग तरह के जूते आते हैं और उनको पैरों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसा हम लोग कहते हैं अपने मरीजों को कि हर 7 दिन संडे के दिन आप अपने पैरों को ध्यान से चेक करें और थोड़ा सा भी कोई घाव है तो सर्जन डॉक्टर से आके मिलें और उस घाव का इलाज करें आपको, कि वो आगे वो पूरे पैर को खराब करने के लिए काफी है वो, ठीक है। ठीक, देखिए आप फिर देखिएगा कि पैरों में, कई लोगों के पैरों में, नाखूनों में आपको इस तरह का येलो येलो स्पॉट दिखाई पड़ेगा, व्हाइट स्पॉट दिखाई पड़ेगा, किनारे में भी आपको इस तरह दिखाई पड़ेगा। ये क्या है, ये भी फंगस इंफेक्शन है। ये फंगस जो है वो किरेटिनोफिलिक फंगस है, किरेटिन खाने वाली फंगस है जो नाखूनों में ग्रो कर गई है उठ के। बचपन में जब छोटे थे ना, तो बता रहा हूं, आपके बचपन का मुझे नहीं मालूम है कि आप जो है चूंकि नई पीढ़ी के बच्चे हैं आप, तो आपने क्या किया कि हमारे बचपन में तो हम छोटे थे ना जब, तो कभी रात शाम के समय कभी हम अपने नेटिव प्लेस अपने गांव जाया करते थे ना, तो वहां पे कई सारे शाम के समय पक्षी लौटते हैं, कई शाम के समय पक्षी लौटते हैं, बर्ड्स लौट रहे होते हैं बाहर से। तो हम लोग क्या करते थे, आसमान की ओर देखकर जो है वो ऐसे करते थे, बगुला मामा दूध दे, बगुला मामा दूध दे। उसके बाद अपनी फिंगर चेक करते थे, उंगलियां, ठीक है। तो नाखूनों में कई बार वाइट वाइट धब्बे दिखाई पड़ते थे, ठीक है। तो सोचते थे कि ये कहां से बगुला मामा ने दूध दे दिया क्या। एक्चुअली वो फंगल इन्फेक्शन हुआ करता था। तो ऐसा नहीं वो पहले से प्रेजेंट था वो, लेकिन कभी ध्यान से देखा ही नहीं। तो जब बोल दिया बगुला मामा दूध दे तो देख लिया तो अरे हाँ, नाखूनों में वाइट वाइट स्पॉट हो गया है, दैट इज अ फंगल इन्फेक्शन। बाद में बात समझ में आई कि वो बगुला मामा का दूध नहीं है वो, ठीक है, वो खुद का ही फंगस इन्फेक्शन नाखूनों में आगे बैठे थे, ठीक। देखिएगा नाखूनों में वाइट वाइट धब्बे दिखाई पड़ते हैं कुछ। ऐसा थोड़ी ना यार, तुम ही बच्चे रहे हो, हम भी बच्चे, हमारा भी बचपन रहा है, हम भी छोटे से बड़े हुए। कोई ऐसा थोड़ी ना कि आसमान से उतर गए थे इसी फॉर्म में कि डॉक्टर गितेन तुमको हम लैंड करा रहे हैं सीधा के। तो हम कोई एलियन वेलियन थोड़ी ना यार, हमारा भी बचपन था, हमने भी सारी उल्टी सीधी तमाम हरकतें की हुई हैं, सब कुछ किया हुआ है हमने। सब कुछ बोलता हूं तो तुम एकदम से घूर के देखने लगते हो कि सर क्या बताना चाह रहे।
भैया थोड़ा मतलब है, थोड़े गरिमा का ध्यान भी तो रखना पड़ेगा ना। गरिमा मतलब गरिमा नहीं, गरिमा मतलब मान सम्मान की बात कर रहा हूं। बिल्कुल उल्टा ही दौड़ पड़ते हैं, एकदम उल्टी दिशा में दौड़ पड़ते हैं। सर समझ में आया ना? ठीक है भाई, अब क्या बोल सकता हूं आप लोगों से मैं ना, ठीक है, आज की पीढ़ी के लोग हैं, आप क्या बोलूं आपसे मैं ना। लेकिन बात इतनी सी है कि ऐसे नाखून जो होते हैं ये भी फंगस इन्फेक्शन है। तो आप देखेंगे कि आप अपने आसपास लोगों को चेक करेंगे ना, आप पाएंगे कि बहुत सारे लोगों को कोई ना कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है, और फंगस इन्फेक्शन इज वन ऑफ द वेरी कॉमन इन्फेक्शन, ठीक है ना। फिर ये कैसे, यदि हम झांक पाए इनकी दुनिया में कि स्किन में ग्रो करा कैसा दिखाई पड़ेगा, ये है फंगस। आप देखिए, ठीक है, ये ईस्ट की फैमिली के फंगस होते हैं, ये ईस्ट के परिवार के ही फंगस होते हैं। आप देख रहे हैं स्किन में किस प्रकार से ग्रो करते हैं। ये पूरी कॉलोनी बना के बैठे हैं, बड़ा सारा ग्रुप बना के बैठे हैं और खा रहे हैं स्किन को धीमे 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 धीमे, ठीक है। देख रहे हैं आप, माइक्रोस्कोपिक तरीके से देखेंगे तो आपको जो है वो ग्रो करते हुए, डिवाइड करते हुए फंगस दिखाई पड़ेंगे। तो इसलिए जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, ऐसे फंगस जो इजीली ठीक नहीं होते हैं, तो उनमें कई बार ऐसा होता है, कई बार बड़े खतरनाक कोई फंगस आके स्किन पे इन्फेक्शन कर दिए होते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, वो स्किन का छोटा सा पैच निकालते हैं और उस पैच का फिर वो जो है वो एनालिसिस कराते हैं लेबोरेटरी में, और माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजिस्ट उसको देख के बतलाता है कि कौन सा फंगस है और किसके प्रति सेंसिटिव है। तो कई सारी एंटी फंगल दवाएं मौजूद हैं आज मार्केट में, कई सारी एंटी फंगल मेडिसिन अवेलेबल है। तो कौन सी मेडिसिन के लिए सेंसिटिव ये हमको मालूम चल जाता है, ठीक है। चलिए अब एनसीईआरटी में क्या लिखा उसको देखते हैं। मेनी फंजाई बिलोंगिंग टू जेनरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन एंड इपिडर्मोफाइटॉन, ठीक है। ध्यान से बात सुनिए बेटा के, ये जीनस तो भूलना नहीं है आपको, डीपीएस में भी दिया हुआ है, आपको याद रखना, ठीक है। कई फंजाई जो जीनस माइक्रोस्पोरम में आती हैं, छोटे साइज की होती है, स्पोर होते हैं इनके। ट्राइको मतलब होता है बाल, हेयर, ठीक है। फाइटोन मतलब प्लांट लाइक, चूंकि फंजाई में सेल वॉल होती है इसलिए शुरुआत में फंजाई को प्लांट के साथ में क्लासिफाई किया गया था, बाद में किंगडम फंजाई को बनाया गया। ध्यान रखना बात को, इसलिए जब फाइटोन वर्ड देखते हो तो कंफ्यूज मत करना बेटा, क्योंकि शुरू में फंजाई को हमने प्लांट के साथ ही रखा था, बिकॉज दे हैव दी सेल वॉल। तो ट्राइकोफाइटोन ऐसी फंजाई जो हेयर पे ग्रो करती है। एपिडर्मोफाइटोन मतलब ऐसी फंजाई जो एपिडर्मिस पर ग्रो करती है, ठीक है ना बेटा। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी रिंग वॉर्म, के ये रिंग वॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, के किसके लिए बेटा, हिंदी में बोलते हैं दाद, ठीक है। रिंग वॉर्म के दाद बोलते हैं हिंदी में, दाद होना या रिंग वॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, विच इज दी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इन मैन, जो कि मनुष्य में बड़ी कॉमन, ह्यूमन बीइंग्स में बड़ी कॉमन संक्रामक बीमारी है, ठीक है। कैसा दिखाई पड़ता है, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लीजन, दिखाया था मैंने अभी आपको इमेज कि शुष्क दिखाई पड़ेगा, ड्राई दिखाई पड़ेगा, बारीक बारीक स्केल निकलते दिखाई पड़ेंगे ऑन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्काल्प। सिर में जो डेंड्रफ होती है बेटा, जो डेंड्रफ होती है ना, डेंड्रफ इज ऑल्सो फंगल इन्फेक्शन, डेंड्रफ भी जो है वो फंगल इन्फेक्शन होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, स्काल्प जो होता है उसमें फंगस जो है वो इन्फेक्शन कर चुका होता है। कई बार कई लोग क्या करते हैं, जब शैम्पू लगाते हैं ना, तो शैम्पू लगाने का तरीका क्या होता है इनका, वो बालों में शैम्पू लगाते हैं। एक्चुअली में शैम्पू करने का सही तरीका है आपके स्काल्प में, शैम्पू को लेने के बाद में फिंगर से उसको स्काल्प में लगाना होता है, ठीक है। तो शैम्पू एक्चुअली हम बालों के लिए नहीं करते, वो स्काल्प के लिए करते हैं, ठीक है। जो कंडीशनर लगाते हैं वो भी स्काल्प में लगाना चाहिए, जो ऑयल लगाते हैं ऑयल भी स्काल्प में लगाना चाहिए, ठीक है ना। खोपड़ी की स्किन, स्काल्प, उसमें लगाना चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि यहां पे जो है वो मैंने आपसे कहा कि ये जो स्किन में, नेल में और स्काल्प में अफेक्ट कर सकता है। फिर these lesions are accompanied by the intense itching, इनमें क्या होता है, इनमें तेज खुजली होती है, इनमें के यानी जो फंगस जो है वो चाहता है कि मेरे को तुम स्प्रेड करो। अब चूंकि क्या होता है कि स्किन में, जहां स्किन में फंगस यहां पे ग्रो करेगा, वो स्किन की लेयर को खाएगा, स्किन की लेयर को खाएगा तो स्किन में एक तरह की ईचिंग होगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप ईच करेंगे उसको, जब आप ईच करेंगे उसको तो आपके नाखूनों में फंगस आ जाएगा, और वो ईच करने पे, खिजली करने पे क्या होगा, आप उसको और गहरा कर देंगे घाव को, फंगस और अंदर ग्रो करना शुरू कर देगा। सुनना बात को हटके कि कभी भी हमें ईचिंग जो है वो फंगल इन्फेक्शन होने पर हमें ईचिंग नहीं करना चाहिए। उसके पीछे कारण ये है कि
आपने ईच किया, आपने जब आपने ईच किया तो फंगस जो है वो आपके नाखूनों के अंदर आ गया है, और आपने ईच करके क्या किया, थोड़ा सा जो घाव को और कुरेद दिया आपने, तो अब फंगस और अंदर चला जाएगा, और नाखूनों से आपने फिर यहां हाथ लगाया, यहां हाथ लगाया, कहीं भी हाथ लगाया, फंगस वहां ग्रो करना शुरू कर देगा उठ के, ऐसे वो स्प्रेड करता है। ठीक है, तो इसमें इंटेंस इचिंग होती है। इसीलिए जब भी फंगस का ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं ना, तो हम लोग जो है दो तरीके की दवाएं देते हैं। एक तो हम देते हैं एंटी फंगल मेडिसिन देते हैं, एक तो हम एंटी फंगल मेडिसिन देते हैं, और दूसरा मेडिसिन हम देते हैं वो देते हैं हम जो है वो एंटी इचिंग के, हम जो है वो इचिंग ना करे आदमी उसका मेडिसिन देते हैं हम लोग। ठीक है, हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दिस फंजाई टू ग्रो, एंड जो अधिक तापमान होता है, जो नमी होती है, उसमें फंजाई तेजी से ग्रो करती है। जैसे आप देखिए मुंबई के अंदर, मुंबई में फंगल इंफेक्शन इज वेरी वेरी कॉमन, क्योंकि यहां पे पूरे समय नमी बनी रहती है, यहां पर पूरे समय नमी या मॉइस्चर बना रहता है, और गर्मी भी रहती है, समुद्र के किनारे हैं तो यहां पे गर्मी। यानी आप यदि भोपाल से आएंगे, या आप पटना से यहां पर आएंगे, लखनऊ से यहां पर आएंगे, शिमला से आएंगे, या आप श्रीनगर से यहां पर आएंगे, तो यू विल फील वेरी अनकंफर्टेबल। दिन के समय जब आप घूमने बाहर निकलेंगे ना, आपको मैं बोलूंगा कि चलो बेटा इंडिया गेट देख के आते हैं, अभी चलो बेटा, है ना, गेटवे ऑफ इंडिया देख के आते हैं हम, ठीक है ना, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया देख के आते हैं, होटल ताज देख के आते हैं, चलो चलते हैं। ठीक, तुम बोलोगे कि सर सुबह नहीं चल सकते क्या, शाम को रात को चलते ना। मैंने कहा क्या हुआ, चलो गिरगांव चौपाटी चलते दिन के समय, दिन के 2 बजे। आप बोलोगे सर तो मतलब एकदम गर्मी में घबराए हुए, पसीना स्वेटिंग, आप बोलोगे कितना गंदा स्वेट आता है मुंबई के अंदर, इट्स अ वेरी बैड सिटी। आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा नहीं रहेगा, एक तो ट्रैफिक देख के घबरा जाएंगे, आप बोलेंगे अरे अभी तो कोरोना का टाइम है, कम ट्रैफिक है, नहीं तो क्या होता है, ऐसा मन करता है आदमी का कि एक के ऊपर से गाड़ी, मतलब गाड़ी के ऊपर गाड़ी रख के निकल जाए। ठीक है, मतलब ट्रैफिक ऐसा है यहां पे कि कुछ नहीं कह सकते उसका, मतलब फंस गए तो 2 घंटे के लिए आराम से सब्र सब्र। इसलिए आपकी गाड़ी में अच्छा म्यूजिक होना चाहिए समझ के, बस ये है कि गाड़ी में वॉशरूम की व्यवस्था और होना चाहिए गाड़ी के अंदर, क्योंकि ये बड़ी प्रॉब्लम होती है लंबी ट्रैफिक में फंस गया आदमी। तो बात इतनी सी है कि मुंबई में तो बड़ा कॉमन है, मॉइस्चर अधिक है, तापमान अधिक है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि उसमें जब स्वेटिंग होता है इसमें के, फिर क्या होता है कि ये फंजाई को ग्रो करने में हेल्प करता है, विच मेक देम थ्राइव टू स्किन फोल्ड सच एज ग्रोइंग एंड बिटवीन द टोज। अब सबसे पहले फंगल इन्फेक्शन कहां होगा, वो होगा यहाँ पे आर्मपिट में, यहां फोल्ड है, नमी बनी रहेगी पूरे समय, यहां फोल्ड के, फिर जो ग्रोइंग बिटवीन द थाइस के जेनाइटेलिया के आसपास, थाई के आसपास होगा, और के जहां जहां स्किन फोल्ड है वहां वहां होगा। ठीक है, Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. क्योंकि मॉइस्चर फंजाई को ग्रो करने का मौका देता है। यहां पे रिंगवॉर्म आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल एंड बाय यूजिंग टॉवेल्स, क्लॉथ और इवन कॉम्ब ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के। अब जिस व्यक्ति को रिंगवॉर्म है के, नंबर 1, जब कभी आप अपने हेयर कट कराने जाते हैं सैलून में, सैलून इज दी वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ रिंगवॉर्म इन्फेक्शन के, सैलून के। यानी उनके पास क्या होता है, उनके पास वो बोलेंगे कि भाई देखो ऐसा है कि हमने कपड़ा वो नया ले ली, चलो उन्होंने आपको कपड़ा जो बांधा है उन्होंने हेयर कट के लिए नया ले लिया, लेकिन जो सीजर है, कैंची है, क्या उसको उन्होंने स्टरलाइज किया, पहले नहीं किया। जो कॉम है, राउंड कॉम हो या नॉर्मल कॉम हो, वो भी दूसरे का यूज होता है, तो वो स्टरलाइज नहीं करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो इन्फेक्शन एक से दूसरे को लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है। बॉम्बे के अंदर कई सारे ऐसे सैलून है, जैसे कि एक सैलून जिसमें अक्सर मैं हेयर कट कराने जाता हूं, अभी तो मैं घर में ही हेयर कट करवा रहा हूं। पिछले जब से कोरोना शुरू हुआ मार्च के बाद से, तब से है ना, एक ध्यान नहीं दिया होगा आपने कभी कि एक वीडियो, मतलब जब मैं आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा रहा था, तो लेक्चर नंबर 12 के बाद से जो लेक्चर गए हैं, 12 से लेकर 18 20 तक जो भी लेक्चर गए के, मतलब 10 के बाद, तब मैंने लेक्चर में जनरली पलटा नहीं हूं मैं सेट के, क्योंकि मेरे जब हेयर कट हुआ ना मेरे, तो भारती ने मशीन चलाई, उस मशीन ने मेरा पूरा पेच पीछे का उड़ा दिया, पूरा पेच उड़ा दिया। ठीक है, वो जो ना हेयर की मशीन होती है, क्या बोलते हैं उसको यार, ट्रिमर, हेयर ट्रिमर टाइप की मशीन होती है, उससे तो उन्होंने पहले यहां से ठीक काटा, यहां से ठीक करा, लेकिन पीछे से उसने लगाया तो वो उड़ गया पूरा। ठीक है,
फिर 8 एक दिन लगा, फिर जाके वो नॉर्मल हुआ, तब जाके मैं जो है पलटना, मतलब तब मैंने ऐसा खड़ा होकर पढ़ाया आपको कि मतलब मैं पलटा नहीं, मैं क्योंकि पलटता तो पीछे से मैं आपको सजा आता, अच्छा सर ये क्या हुआ, तो मैंने कहा आप चिढ़ाएंगे इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया, ठीक है। तो बात इतनी सी है कि अभी तो चलो घर में, लेकिन उसके अलावा जो नॉर्मल टाइम में जब मैं हेयर कट कराने जाता हूं तो मेरा फेवरेट जो सलून है वो यहाँ पे बॉम्बे के अंदर है, ट्रू फिट एंड हिल करके है। वो लोगों की खास बात ये है कि वो अपने सारे इक्विपमेंट को स्टलाइज करते हैं। उनके पास में क्या होता है, मशीन लगी हुई, इसमें ऑटो क्लिप मशीनों में डालते हैं, स्टलाइज करते हैं। कैंची भी उनकी जो होती है, जो सीजर होता है वो भी उनका वायरस जो है वो एंटी फंगल और एंटी वायरल एक लिक्विड होता है, उसमें डुबा रहता है। और वो बाकायदा वो शुरू से कोरोना के पहले की बात है, वे लोग मास्क इस्तेमाल करते थे, खुद भी गाउन पहन के हेयर कट करते थे। वो थोड़ा सा महंगा है, लेकिन हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो कीमत वाजिब है, ठीक है। तो बात इतनी सी है कि जो है मतलब अब आप बोलेंगे सर किसका मतलब, मैं केवल आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मतलब व्हाई आई एम टेलिंग सो मेनी स्टोरीज बिटवीन द लेक्चर, बिकॉज आई जस्ट वांट टू फील इट कि ये नॉर्मल है बेटा, ठीक है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। जो कहानी के दिमाग में रखेंगे तो चीजें याद रहेंगी। तो मैंने कहा जो टॉवल है, दूसरे का यूज किया टॉवल यूज करोगे तो प्रॉब्लम है, खुद का टॉवल भी यदि बगैर धोए लंबा यूज करोगे तो फंजाई टॉवल के अंदर भी लगेगी। तो टॉवल शुड बी वॉश्ड एवरी डे, एवरी अल्टर। 2 टॉवल रखना चाहिए हमको, 3 टॉवल रखना चाहिए। एक वॉश होके गया, सूखा, जब सूख गया तो उसको यूज करेंगे, तब तक दूसरा यूज करेंगे, तीसरा, ऐसे करके हर व्यक्ति के पास फैमिली में अपने टॉवल होना चाहिए, 2 या 3 सेट में होना चाहिए। देन क्लॉथ, जो कपड़े जो होते हैं, कपड़े आपके जो रेगुलर लेवल पे वॉश होना चाहिए। देखिए कपड़े महंगे व्यक्तित्व महंगा होता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व महंगा होता है। कपड़े महंगे सस्ते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी कपड़ा आप पहन लीजिए, आप जो है वो चाहे 20,000 का टी शर्ट पहन लीजिए या आप 200 रुपए का टी शर्ट पहन लीजिए, यदि आप आदमी जबरदस्त हैं आप तो कोई पूछेगा नहीं। भाई मुकेश अंबानी व्हाइट शर्ट ग्रे पैंट अक्सर पहने दिखते हैं, हो सकता है अब वो चाहे तो भैया वो तो हीरे जवाहरात से रेडी शर्ट पहन के घूम सकते हैं, लेकिन मुकेश अंबानी चाहे वो 25 रुपए का शर्ट पहन ले, चाहे वो 25 करोड़ का शर्ट पहन ले, आदमी तो वही है। मोदी जी कुछ पहन ले, वो जो है व्यक्तित्व तो है आदमी का व्यक्तित्व, क्या कर लोगे आप उसका, कुछ नहीं। मतलब ऐसे व्यक्ति बनिए कि पहचान बताने के लिए कपड़े, ज्वेलरी, दूसरी चीजों का सहारा ना लेने पड़े। यानी व्यक्ति वो बनिए कि आपकी पहचान आपकी चीजों को देखकर ना हो, कि कौन सी कार रखते हो, कौन सा कपड़ा पहनते हो, कौन सी वॉच पहनते हो, कौन सा क्या, इससे आपकी पहचान ना हो। पहचान आपके व्यक्ति ने, आप जो है 2 रुपए की भी पेन को हाथ में रख लेंगे, आप 2 रुपए का पेन भी हाथ में, तो जो लिखेंगे ना आप वो करोड़ों का होगा। वो पेन भले 2 रुपए का हो, पेन आपके हाथ में तो पेन की वैल्यू बढ़ गई। चीजों की वैल्यू आपसे बढ़ना चाहिए, चीजों को पहनकर वैल्यू बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। जिंदगी का ये फलसफा याद रख लेना हमें, के फिर चलिए तो अब जो है हम बात करते हैं इसमें कि हमने क्या कहा आपसे, हमने कहा कि कपड़े हुए के, फिर कॉम जो हुआ, तो इसका मतलब अपना कंगा अलग रखना है हमको, अपना टॉवल अलग रखना है हमको, अपने क्लॉथ प्रॉपर करना और धोना है। और याद रखिए जिन लोगों को बार बार फंगल इन्फेक्शन होता है ना, तो प्लीज अंडरगारमेंट्स जो हैं उनको अच्छे से धोने के बाद में डिटॉल में या गर्म पानी में थोड़ी देर रखिए, उसके निचोड़ने के बाद में उसको धूप में सुखाइए। धूप में कपड़े सुखाने पर कई सारे इन्फेक्शन उसके खत्म हो जाते हैं, ठीक है। फिर अब देखिए, अब एंजाइटी से बाहर निकलते हैं तो कुछ फंगस, जैसे मैंने आपसे कहा कि टीनिया पेडिस फंगस जो है वो एथलीट फुट करता है के, तो जो ऐसा होता है कि जो एथलीट फुट, मतलब जनरली एथलीट के अंदर ये इन्फेक्शन देखा जाता है, जिनको बहुत पसीना आता है, दौड़ते जूते पे शू पहन के, उनमें देखा जाता है के, तो इसको एथलीट फुट कहते हैं, टीनिया पेडिस होता है। कई लोगों को आपने देखा होगा सिर में जो है इन्फेक्शन होता है और पूरा हेयर का पैच निकल जाता है, यानी पूरे सिर में कोई एक हिस्सा वहां से पूरा हेयर पैच निकल गया, वो होता है टीनिया कैपिटिस। फंगल इन्फेक्शन होता है वो स्काल्प में एक रिंगवर्म होता है टीनिया कैपिटिस, वो क्या करता है, वो जो है वो पूरे बालों का एक पूरा पैच गायब हो जाता है उससे, ठीक है। बहुत अधिक यदि बाल झड़ रहे हो तो भी और डंड्रफ अधिक हो रहा हो, मतलब फंगल इन्फेक्शन बढ़ गया है स्काल्प के अंदर। फिर टीनिया क्रूरिस, रिंगवर्म ऑफ स्किन, स्पेशली थाई ऑफ लेग के, तो लेग में की थाई में होने वाला इन्फेक्शन जो है वो टीनिया क्रूरिस। कई लोगों को देखा होगा आपने कि खड़े खड़े जो है वो ऐसे ईचिंग करते रहते हैं, तो वो ईचिंग जो है वो क्या है, वो फंगल इन्फेक्शन का इंडिकेटिव होता है, ठीक है। दे आर all caused by dermatophyte
ऐसी फंगस ओनली द इन्फेक्टेड एरिया आर डिफरेंट के ये सभी फंगस जो है डर्मेटोफाइट फंगस होते हैं, इपीडर्मेटोफाइट ग्रुप के, इपीडर्मेटोफाइटॉन ग्रुप के फंगस होते हैं। ये सभी इपीडर्मेटोफाइटॉन या डर्मेटोफाइट ग्रुप के फंगस होते हैं। इनका बस इन्फेक्ट करने का एरिया अलग अलग है। जो पैरों में कर रहा है टीनिया पेडिस, जो सिर में कर रहा है टीनिया कैपिटिस, और जो थाई की स्किन में कर रहा है वो टीनिया क्रूइस। ठीक है। Dermatophytes like to grow on skin that is moist, warm and thrive in area where skin comes in contact with other skin such as groin and between the toes के मतलब ये कि जनरली डर्मेटोफाइट उस जगह पे ग्रो करना पसंद करते हैं जहां पर क्या हो, जहां पर दो स्किन के फोल्ड आपस में मिल रहे हो, तो ये इनके लिए बेस्ट मीडियम होता है ग्रो करने के लिए। इसलिए ये जो है वो थाइज में ग्रो करते हैं। थाइज में भी जो ग्रोइन वाला एरिया, जेनिटल का एरिया और थाई के बीच में जो फोल्ड होता है वहां ग्रो करते हैं जनरली। ठीक है। Overweight men are more likely to develop joke itch if they sweat a lot or have folds on of टचिंग स्किन के। जो बहुत मोटे लोग होते हैं उनकी स्किन में कई सारे फोल्ड हो जाते हैं, तो उसके चलते क्या होता है, जैसे अधिक मोटापा होने पे क्या होता है कि यहां पे भी फोल्ड निकल आएगा, वो फोल्ड ओवरलैप करेगा। ठीक है। चिन में फोल्ड निकल आएगा, वो ओवरलैप करेगा। ठीक है। तो अधिक मोटे लोगों में क्या होता है, जो ओबेस लोग होते हैं उनमें कई मल्टीपल बॉडी में फोल्ड निकालते हैं, तो उन फोल्ड में जो फंगस होती है हम जोक इच कहते हैं। ठीक है। टाइट क्लॉथिंग एंड हॉट ह्यूमिड वेदर आर अदर रिस्क फैक्टर के। बहुत टाइट कपड़े पहनेंगे तो उससे क्या होता है, पसीने को जो आपका स्वेट है उसको इवोपरेट होने का जगह नहीं मिलता है, कपड़े गीले रहते हैं, तो उसमें जो है वो फंगस पनपने का अवसर बढ़ जाता है। फिर हॉट एंड ह्यूमिड वेदर जो है वो भी इसका एक रिस्क फैक्टर होता है। ठीक है। टीनिया क्रूरिस इज कंसिडर्ड ए माइल्ड कंडीशन एंड इज यूजुअली ट्रीटेड विथ मेडिकेशन देन ऑफन डू नॉट रिक्वायर ए प्रिस्क्रिप्शन के। टीनिया क्रूरिस जो है एक बड़ा कॉमन सा इंफेक्शन होता है, बहुत खतरनाक नहीं होता है, तो इसलिए आप मार्केट में जो मिलते हैं रिंगार्ड, ठीक है, इचगार्ड, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड नेम से मिलते हैं, रिंगार्ड, इचगार्ड। ठीक है ना। तो आप देखेंगे मेडिकल स्टोर पे हम इनको बोलते हैं ओवर द काउंटर ड्रग्स, ओटीसी बोलते हैं, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट। क्या तो ओवर द काउंटर प्रोडक्ट जो होते हैं, ओटीसी प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, दवाएं होती हैं, इसमें डॉक्टर की सलाह की जरूरत नहीं होती, आप इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये शेड्यूल एच ड्रग नहीं होती, कॉमन ड्रग होती है, इनका आप यूज कर सकते हैं। तो सिंपल सा है कि यदि मान लीजिए केवल थाई के आसपास इंफेक्शन है तो कुछ दिन तक आप इसका इस्तेमाल कीजिए। और जिन लोगों को बार बार फंगस होती है, जिनको फंगस की टेंडेंसी है, उनको एक एंटी फंगल पाउडर इस्तेमाल करना चाहिए। क्या करना चाहिए, देखो सुनो बात को के, आज का जो लेक्चर है ना वो आपको एजुकेट करने के लिए मेनली बेटा। ठीक है ना। ठीक है। तो मतलब मैं बात करूंगा तो उसको लेके जो है वो कई सारे लोग अभी हाल ही में मैंने देखा कि कुछ कमेंट ऐसे आना शुरू हुए कि सर आप बहुत बात करते हो, बात करना कम कीजिए। अरे भाई देखो, मैं आपसे कहता हूं ना कि यू कैन नॉट इन्फ्लुएंस मी। यदि आपको मुझसे पढ़ना है तो मेरे तरीके से पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। मतलब ये रेडियो स्टेशन है, यहां से फ्रीक्वेंसी निकल, तुमको अपनी फ्रीक्वेंसी सेट करना पड़ेगा। नहीं कर सकते हो, there are very good channels already available on YouTube and they are doing very great job। उनके पास जाइए, पढ़िए उनसे आके, कोई भी टीचर बुरा नहीं होता है, उनसे भी आप पढ़ेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आप। ठीक है ना। दे आर ऑल्सो वर्किंग वेरी हार्ड। ठीक है। लेकिन मुझसे पढ़ना है तो मेरी कंडीशन पे मेरे अनुसार पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है। मैं आपका दोस्त नहीं हूं, क्लियर कर दूं के, मैं आपका कमांडर हूं। यदि आप कमांडो बन के पढ़ेंगे यहां पर तो ही आपको फायदा मिलेगा। यदि आप मेरे को चलता फिरता चल यार ऐसा कर ले ये सोचेंगे ना तो कुछ सीखने नहीं मिलेगा आपको। समझ गए ना बात के, है ना। मेरे में आप में उम्र का फर्क है बेटा, है ना। ठीक है। और मैं बिल्कुल सख्त हूं पढ़ाने के मामले में। यदि मेरा ऑफलाइन क्लास होता ना तो मैं मार के पढ़ाता। समझ गए ना। ठीक है। इसलिए जो है अभी आप ऑनलाइन है, इसलिए आपको लिबर्टी है कि आप कमेंट कर देते हो, चिपकाए थे कमेंट उठा के। ठीक है। लेकिन हमारी टीम जो है वो नजर रखती है। ठीक है। वो आपका आखिरी कमेंट होता है। तो चलिए, तो मैं इसलिए बेटा सख्त हूं क्योंकि आपका एग्जाम बहुत बड़ा है। ऐसे हंसी मजाक करते हुए, दूसरे पर टिप्पणी करते हुए कभी एग्जाम नहीं निकलेगा। मैं कह रहा हूं कभी नहीं निकलेगा। जिंदगी लगा दो आप एग्जाम निकालने के लिए। यू हैव टू बी सिंसियर एंड सीरियस। और अब वो सिंसियरिटी आपको आएगी कि आपको, मैंने कहा ना कि अपने जो गुरु, आपके टीचर जो बोल रहे हैं उनको अक्षर फॉलो करना है आपको। वो जानते हैं तभी आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है। चलिए, तो अभी क्या मैंने आपसे कहा कि अब एक काम करना चाहिए। जिनको बार बार फंगल इन्फेक्शन होता है ना, उनको नहाने के बाद अपने शरीर को, अपने बॉडी को टॉवल से ठीक से टॉवल से ड्राई करते हैं तो उसको रगड़िए मत। टॉवल को डोंट स्क्रैच योर सेल्फ। क्या टॉवल जो है, अच्छा टॉवल लीजिए, उसको जो है अपने से रैप कीजिए। टॉवल खुद आपका मॉइस्चर, नमी को मॉइस्चर को ले लेगा। फिर छोटे टॉवल से जो है स्किन को डैम्प करके साफ कीजिए। ठीक है।
स्किन जब ड्राई आती है उसके बाद ना गीले गीले शरीर में कपड़े जब पहनते हैं हम तो उसमें कई बार क्या होता है, कई बार उसमें जो है वो इन्फेक्शन, कपड़ा गीला होता है, नमी आ जाती है, इन्फेक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक बाथरोब इस्तेमाल करें। बाथरोब जो होते हैं, यदि आप अमेजॉन पे भी देखेंगे ना आज, तो आजकल जो है बाथरोब जो है वो तकरीबन 300 400 500 रुपए से ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं। अच्छे ब्रांड का लेंगे तो वो 1700 1800 रुपए का आएगा। के तो बाथरोब इज लाइक ए टॉवेल के, टॉवेल को इसको पहन लिया आपने के, एक बार पहन लिया आपने तो गाउन के समान के पहन लिया, तो पहनने के बाद आप 10-15 मिनट उसमें रहेंगे तो आपका मॉइस्चर पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, वो के बॉडी को ड्राई कर लेगा। उसके बाद जब आप कपड़े पहनते हैं तो आप तब जो है वो कैंडिड डस्टिंग पाउडर आता है, दैट इज एंटी फंगल, इसमें क्लॉट्रीमेजोल होता है, इसमें कैंडिड डस्टिंग पाउडर आता है, इसमें क्लॉट्रीमेजोल होता है। इसको छिड़किए, पीठ पे लगाइए, इसको बॉडी के सामने लगाइए, इसको के अपने जो है आपका आर्म पिट है वहां लगाइए, इसको ग्रोइन वाले रीजन में पाउडर को लगाइए। इसको के लगाने के बाद फिर आप अपने जो है जो भी अंडरगारमेंट्स है वो पहन लेट के। और जो जिन लोगों को पैरों में प्रॉब्लम है तो सॉक्स पहनने, मोजे पहनने के पहले पाउडर लगाइए, उसके बाद फिर मोजे सॉक्स को पहन लीजिए। सॉक्स धोना पड़ेगा आपको रोज, ठीक है ना, 2-3 सेट रखिए अलग अलग उसके, एक चीज वर्ड के। और जहां पर फंगस का इन्फेक्शन हो चुका है वहां पर यदि सिंपल इन्फेक्शन है जो अभी हाल ही में हुआ है के, तो उसके लिए आप रिंग गार्ड, इच गार्ड ऐसे ओवर द काउंटर प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए इससे ठीक नहीं हो रहा है, आपको 2 या 3 वीक यूज करने पे आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप इस्तेमाल कीजिए ओनाबेट। ओनाबेट इस्तेमाल कीजिए, ओनाबेट स्किन ऑइंटमेंट, ठीक है, इसका इस्तेमाल कीजिए आप। ठीक है, साबुन आप चेंज कर दीजिए, साबुन कीटो सोप या कैंडिड सोप का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, मेरा किसी ब्रांड से कोई एफिलिएशन नहीं है, मुझे नहीं मालूम है किस कंपनी का ये ब्रांड है, पर मैं कॉमनली इस्तेमाल करता हूं। इसके अलावा और भी ब्रांड होते हैं, ठीक है, तो मैं क्लियर कर दूं, मैं किसी आदमी से, मेरे पास बहुत ऑफर आते हैं कि आप हमारे पास अभी हाल ही में कई पब्लिकेशन मुझको बोले कि आप हमारा ब्रांड है, इतना बड़ा ब्रांड है, आप हमको प्रमोट कर दीजिए, हमारे बारे में कुछ बोल दीजिए, बुक का रिव्यू कर दीजिए। ठीक है, आप इस सॉफ्टवेयर के बारे में बोल दीजिए, इसके तो मैं कभी सबको, मैंने एक भी रुपया ने आज तक जो है वो एक भी रुपया, एक भी पैसा मैंने किसी से नहीं लिया इन चीज़ों को लेट के। और मैं बिल्कुल अपने इथिक्स पे, मैंने कहा ना आपसे कि मेरे को जब जरूरत थी बायोमेंटर्स को आगे बढ़ाने के लिए, ऑफिस खरीदने के लिए इसके, तो मैंने अपना घर भी बेच दिया, ठीक है, उस समय। ठीक है, मैं एकदम ईमानदारी से, मुझे मालूम है कि ये यज्ञ है और इस यज्ञ में जो सच्चे मन से आएगा और 1 चम्मच घी डाल के जाएगा यज्ञ में, वो यज्ञ चलता रहेगा, हवन होता रहेगा और के सदियों तक होता रहेगा, कभी रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे अपने उन बच्चों पे पूरा यकीन है जो मेरे सब्सक्राइबर जो जुड़े हैं, जो बायोमेंटर्स को इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसके चलते पूरा इंस्टीट्यूट चलता है, मुझे उन पर गर्व है और वही इसकी स्ट्रेंथ है वो के। तो मुझे कभी किसी से 1 रुपया कमीशन लेने की जरूरत ना तो मेडिकल प्रैक्टिस के लिए पड़ी है, मैं मरीज से फीस ले लेता हूँ क्योंकि मेरा प्रोफेशन वही है, लेकिन मैं किसी दवा कंपनी से, किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी से या किसी पैथोलॉजी से 1 भी रुपया नहीं लेता हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने आपसे कहा, इसलिए आप जो है कई बार लोग एलिगेशन लगाए थे कि सर ऐसा हुआ है इसमें, के तो जो है तो कोई बहुत लोग हैं बेटा, 50 तरह के लोग हैं, 50 तरह की बात करते हैं। तो ओनावेट स्किन ऑइंटमेंट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, कीटो या कैंडिड सोप का इस्तेमाल करेंगे। और यदि डेंड्रफ हो रहा है तो आप जो है एक शैम्पू आता है आपका स्काल्प शैम्पू आता है आपका, ठीक है, इट्स वेरी गुड शैम्पू, इसमें कीटोकेनोजोल होता है, एंटी फंगल होता है। स्काल्प शैम्पू को वीक में 2 बार इस्तेमाल करेंगे और शैम्पू को लगाने के बाद कम से कम 5 तो नहीं 3 मिनट, 2 या 3 मिनट आप जो है, सबसे पहले नहाने जाते ना तो पहले सिर को गीला कीजिए, शैम्पू लगा लीजिए, है ना, उसके बाद बाकी प्रोसेस शुरू करेंगे, तो उसमें 3-4 मिनट आपका वो सिर में रहेगा, वो तो वो दवा काम कर लेगी तब तक, ठीक है ना। और शैम्पू लगाने के बाद फिर जो है वो आपका जब हेयर वॉश कर लेंगे, उसके बाद आप ऑयल मत लगाइए बालों में कुछ समय के लिए, ठीक है ना, ताकि वो दवा आपकी वहां पे प्रेजेंट रहे, काम करती रहे वो दवा, ठीक है। तो वीक में 2 बार आप स्काल्प शैम्पू इस्तेमाल करेंगे और रेगुलर बेसिस पे आप जो शैम्पू यूज करेंगे, दैट इज दी एक अनदर शैम्पू, जिनको सिर में डेंड्रफ दिखे वो सीवो वॉश के नाम से शैम्पू आता है, कि ये माइल्ड शैम्पू होता है, एंटी फंगल पर माइल्ड होता है, ये आप रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। कैंडिड जो आपका जो स्काल्प शैम्पू वीक में 2 बार ही यूज करना है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग शैम्पू होता है। फिर कीटो सोप इस्तेमाल करें, कैंडिड सोप इस्तेमाल करें आपके, ओनावेट स्किन ऑइंटमेंट का यूज करें आपके। और इसके बाद आप, लेकिन यहां पर भी एक इश्यू फंसा हुआ है यहां पे, वो ये है कि यदि आपकी बॉडी में 2 या 3 से अधिक फंगल स्पॉट हैं, बॉडी में 2 या 3 से अधिक,
3 मान लेते, बॉडी में 3 से अधिक फंगल स्पॉट हैं और हर एक फंगल स्पॉट का साइज एक 5 रुपए के कॉइन से बड़ा है। ध्यान से बात सुन के, आपकी बॉडी में कम से कम यदि मान लीजिए 3 फंगल स्पॉट हैं और हर एक फंगल स्पॉट का साइज 5 रुपीस कॉइन से बड़ा है, देन यू शुड विजिट टू द स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाइए, वो आपको ओरल मेडिकेशन देंगे। यहां पे चूंकि ओरल मेडिकेशन के कई सारे कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं, इसलिए मैं यहां पे लेक्चर में आपको ओरल मेडिकेशन नहीं बतलाऊंगा, उसके लिए बकायदा प्रिस्क्रिप्शन का रिक्वायरमेंट होता है। तो डॉक्टर फिर आपको ओरल एंटी फंगल मेडिसिन देंगे जो आपको लेना पड़ेगा कुछ दिनों तक। और फंजाई का ट्रीटमेंट जब आप करते हैं, जब आप रिंग वॉर्म का ट्रीटमेंट करते हैं, तो सब रखिए ट्रीटमेंट करने में कम से कम 6 महीना, 3 से लेकर 6 महीना खर्च हो सकता है। 3 से लेकर 6 महीना खर्च यहां पे हो सकता है, इसलिए सब रखिए, ठीक है। मतलब घबरा के कि 10 दिन लगाया नहीं कुछ हो रहा है, नहीं, आप लगाते जाइए उसको कि होगा। दवा धीमे धीमे काम करते करते खत्म कर देगी उसको, ठीक होने के बाद भी 2 महीने लगाना पड़ेगा आपको, तब जाके वो इंफेक्शन ठीक होगा, ठीक है ना, क्लियर। फिर क्या लिखा है यहां पे, इट शुड बी इजीली क्लियर अप आफ्टर 2 to 4 वीक, देखिए 2 से 4 वीक। यदि माइल्ड इन्फेक्शन है उसमें आपको इस नॉर्मल ओवर दी काउंटर दवाई यूज करें तब भी 2 से 4 वीक लगेगा, विद एंटी फंगल क्रीम, पाउडर और लोशन अप्लाइड अफेक्टेड एरिया टू। और ये कम, ये ट्यूब होते हैं, मेरा जो प्रैक्टिस कहता है कि आपको कम से कम जो भी एंटी फंगल ट्यूब है कम से कम आपको 4 से 5 बार लगाना चाहिए, 4 to 5 टाइम, 4 से 5 बार आपको लगाना चाहिए दिन भर में, ठीक है। तो और वो भी आपको ऐसा नहीं कि बहुत सारे ने पहली बार लगाया ये बड़ा निकाला और चिपड़ लिया, वो आप थोड़ा सा लगाइए, उसमें स्प्रेड कीजिए ताकि वो स्किन में अंदर इंटर कर सके वो, ठीक है ना, जा सके वहां पे काम करने। एंटी फंगल ठीक है, एंटी फंगल क्रीम एंड पाउडर, जैसे कि मैंने कहा ना, क्लॉट्रीमेजोल, माइकेनोजोल अवेलेबल विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एट द फार्मेसी आर इफेक्टिव अगेंस्ट मोस्ट डर्मेटोफाइट को। तो मैंने आपको बताया कि अब देखो, मैं आपको रिकॉल कर के ओनावेट स्किन क्रीम जो है दैट इज वेरी गुड, सर्टिकनोजोल है, मोर इफेक्टिव मॉलिक्यूल है, इसका इस्तेमाल करेंगे आप। और ओनावेट बी मत यूज कीजिए, एक आता है ओनावेट बी आता है, ठीक है, क्योंकि जिसमें भी आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड वाला क्रीम इस्तेमाल करेंगे उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए जिन दवाओं में कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, जिनमें ओनावेट बी हुआ आपका, बेटनोवेट एन हुआ आपका, ठीक है ना, फिर इसके अलावा जैसे तो उनको यूज, अभी आप सिंपल एंटी फंगल आपने इस्तेमाल किया, आपने क्या यूज किया, आपने जो है वो ओनावेट इस्तेमाल किया आपने, ठीक है। जोल एफ, यदि और भी इन्फेक्शन सीवियर है तो आप जोले एफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मामूली सा कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है, लेकिन ये सीवियर फंगल इन्फेक्शन के लिए होता है, ठीक है। ओनावेट इज सेफर साइड के कीटो या कैंडिड सोप का यूज करेंगे, ठीक है, स्काल्प शैम्पू यूज करेंगे, सीवो वॉश शैम्पू रेगुलर में इस्तेमाल करेंगे, डस्टिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे इससे, और फिर पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखेंगे तो इन्फेक्शन भला कैसे फैलेगा, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यू यूज आफ्टर द इन्फेक्शन हैज डिसअपियर्ड फॉर एज लॉन्ग एज द इंस्ट्रक्शन रिकमेंड। मैंने कहा ना कि आपको कम से कम 4 से 6 वीक तो में आपको असर दिखाई पड़ेगा, उसके बाद आपको 4 वीक और कंटिन्यू करना, मतलब 8 वीक, तो 8 से 10 वीक का ट्रीटमेंट है। मतलब ये मान लीजिए कि आपको 3 महीने 4 महीना मिनिमम लगेगा ठीक करने के लिए, ठीक है ना। इफ इन्फ्लेमेशन परसिस्ट फॉर मच मोर देन 2 to 3 वीक डिस्पाइट एंटी फंगल लोशन देन सी द डॉक्टर। के यदि इन्फेक्शन इतना सब करने के बावजूद इन्फेक्शन बना रहता है, देन श्योरली यू नीड ओरल एंटी फंगल मेडिसिन। आपको जो है ओरल एंटी फंगल मेडिसिन की जरूरत होगी, और मोर स्ट्रॉन्ग, जैसे कि फंजी क्रॉस होता है, एक मोर स्ट्रॉन्ग, जैसे कि एक आता है फंजी क्रॉस के नाम से आता है, एक आपका आता है जो लुलिजोल के नाम से आता है, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करते हैं इवरफाइन के नाम से आता है। देयर आर दी मोर स्ट्रॉन्ग एंटी फंगल मेडिकेशन जिनको डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर फिर आपको दवा लिखेगा, बहुत सारे एंटी फंगल अवेलेबल है, फिर डॉक्टर आपको वो दवाई लिखेगा जो ओवर द काउंटर नहीं मिलती है, प्रिस्क्रिप्शन दवाएं मिलती है, तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो डिफरेंट एंटी फंगल क्रीम जो है देगा, एंटी फंगल मेडिकेशन देगा आपको जो ओरल देने वाली। ओरल में आप देखेंगे तो फ्लुकोनोजोल हुआ, आपका किटोकोनाजोल हुआ, तो ओरल मेडिकेशन जो अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। फिर अब क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ टू कीप अवे फ्रॉम फंगस इन्फेक्शन, कैसे फंगस इन्फेक्शन से बच सकते हैं हमके। आज का जो लेक्चर है ना, ये मोस्ट अवेटेड लेक्चर होता है बहुत बच्चों के लिए, क्योंकि फंगस बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है के। और कई बार क्या होता है, हम बड़े कंफ्यूज होते हैं इसको लेके, कोई उपाय बोलता रहता है के, और वो उससे ठीक भी नहीं होता है। मैं जो बता रहा हूं एकदम, लेकिन एक बात हो, जिन लोगों को बहुत अधिक ईचिंग हो रही है,
ध्यान से बात सुन के, जिन लोगों को बहुत अधिक ईचिंग हो रही है फंगस के कारण और वो ईच करने से रोक नहीं पाते अपने आप को, देन दे शुड आल्सो गो टू डॉक्टर कि भाई हमें ईचिंग की प्रॉब्लम हमको हो रही है। और सिंपल सा जो मार्केट में अवेलेबल होता है वोजेट 5 mg टैबलेट विच इज दी लीवोसिट्रिजिन 5 mg, ठीक है। इसको रात को 8 PM के आसपास लेंगे, थोड़ा नींद आता है टैबलेट से, इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं वो डॉक्टर से पूछने के बाद लेंगे, क्योंकि इससे थोड़ा सा नींद आता है इस टैबलेट को खाने से, और इसमें आप स्कूटर या बाइक ड्राइव करने से बचें, ठीक है। थोड़ा सेडेशन कर सकती है टैबलेट ये, हालांकि सिट्रिजिन से कम सेडेशन करती है पर कर सकती है, ठीक है। लेकिन ये ईचिंग में बड़ा हेल्प करता है कि व्यक्ति उससे ईच नहीं करता फिर, ठीक है ना, और ये हीलिंग में भी हेल्प करता है। तो कैसे हम फंगस इन्फेक्शन दूर हो सकते हैं? नंबर 1, वियर लूज फिटिंग क्लॉथिंग एंड अंडरवेयर के। कई लोगों को बड़े टाइट क्लॉथ पहनने की हैबिट होती है, लेकिन जो रिकमेंडेड होता है वो ये होता है कि आपके अंडरगारमेंट्स भी जो है वो एकदम से टाइट नहीं होना चाहिए, दे शुड बी उनकी फिटिंग ऐसी होना चाहिए कि एयर कैन इंटर थ्रू इट, क्या, ताकि जो है वो स्वेटिंग वहां से निकल सके के। चेंज अंडरवेयर ऑफन स्पेशली आफ्टर स्वेटिंग के, जब भी आप, कई लोगों का होता है कि मान लो बाहर गए खेले के और उनके अंडरगारमेंट भी गीले हो गए। देखिए मैं खुल के बात कर रहा हूं बेटा, इसमें क्या, इस बात को लेकर आप जज मत करना, मैं एज ए डॉक्टर बात कर रहा हूं। तो अंडरगारमेंट गीले हो गए, लेकिन वो क्या करते हैं, वो चेंज नहीं करते। यू हैव टू चेंज, जब भी आपको लगे कि स्वेटिंग हो गया है तो यू हैव टू चेंज योर अंडरगारमेंट। आप ऊपर का शर्ट चेंज करें ना करें, पेंट चेंज करें ना करें, चलेगा, लेकिन अंडरगारमेंट तो क्लोज कॉन्टैक्ट में स्किन के, तो दे शुड बी चेंज फ्रीक्वेंटली, ठीक है ना। शावर एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर एक्सरसाइज के, जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, उसके बाद आपको जो है तुरंत जो है वो शावर लेना चाहिए, ठीक है। वॉश एक्सरसाइज क्लॉथ आफ्टर ईच यूज के, हर इस्तेमाल के बाद में आप जिन क्लॉथ का इस्तेमाल एक्सरसाइज के लिए करते हैं, वॉक के लिए करते हैं, के उन कपड़ों को भी आपको धोना चाहिए। डोंट यूज अनदर पर्सन टॉवल और क्लॉथ, दूसरे व्यक्ति का टॉवल और क्लॉथ इस्तेमाल ना करें आपके, ठीक। आफ्टर शॉवरिंग पुट सॉक्स ऑन फर्स्ट, if underpants are put on first, foot fungus can rub into the underwear and cause choke। अब देखो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल रही है, ये उन लोगों के लिए है विचार फंगल प्रोन, जिनको फंगस अधिक होता है उनके लिए के। तो क्या होता है कि जनरली आदमी का हैबिट क्या होता है, कभी आप किसी का कपड़े पहनने का हैबिट देखेंगे, आप देखेंगे कि व्यक्ति जो है वो अंडरगारमेंट पहनेगा, देन वो पैंट शर्ट पहनेगा, सॉक्स, मोजे सबसे आखिर में, मोजे सबसे आखिर में पहनता है। डॉक्टर क्या बतलाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि भैया यदि बार बार फंगस हो रहा है और तुम फंगस प्रोन हो, बार बार फंगस तुमको होता है, तो सबसे पहले जो है आप जब अपने कपड़े पहनना शुरू करें, पहले आप साफ धुले हुए मोजे पहले पहने, आप सॉक्स पहने हुए, क्योंकि जब आप सॉक्स के बगैर पैंट को पहनते हैं तो वो कपड़े जो है वो आपके पैरों से टच होते हुए जाते हैं, तो वो जो फंगस का स्पोर है वो कपड़ों में लग जाता है, कपड़ों से आपकी स्किन में आता है वो, ठीक है। तो पहले आप पहने सॉक्स, ठीक है, देन उसके बाद अंडरगारमेंट और फिर आप बाकी के कपड़े पहने आपके, तो सॉक्स फर्स्ट पहनने को बोलते हैं। सुनने में अजीब लगता है पर वो सही, लेकिन ऐसा कोई नहीं करता, बहुत लोग नहीं करते ऐसा। यूज एंटी फंगल टेल्कम पाउडर, देखिए साहब के एंटी फंगल कौन सा होता है, एंटी फंगल टेल्कम पाउडर मैंने बताया आपको, ये क्या नाम से मिलता है आपको ये मिलता है मार्केट में, जो है ये आपका वो नवरत्न कूल मूल, ये एड वाले ना, नवरत्न कूल, ठंडा ठंडा कूल कूल, बन जाओगे तुम फूल, ऐसा नहीं पाउडर के, ये किसी काम का नहीं है कि पेपर में डाल दिया उसमें ठंडा लगा एसी ऑन हो गया, ऐसा होता है क्या यार, ठीक है। जो एंटी फंगल है वो है कैंडिड डस्टिंग पाउडर, ठीक है। और भी मार्केट में कई सारे ब्रांड आते हैं इसके अलावा, के जैसे मैंने कहा ईजॉर्ब आता है, कि ईजॉर्ब आता है, ठीक है। बहुत सारे ब्रांड अलग अलग आते हैं मार्केट में, कोई भी आपका मेडिकल स्टोर वाला बता देगा, आप इतना देखना उसमें कि इट शुड कंटेन क्लॉट्रीमेजोल, क्लॉट्रीमेजोल, इसमें क्लॉट्रीमेजोल होना चाहिए, ठीक है, 1 से लेके 2% तक इसमें क्लॉट्रीमेजोल इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। तो आपको जो है वो ये हेल्प करेगा आपको, ठीक है। तो ये एंटी फंगल पाउडर का इस्तेमाल हमें करना चाहिए, ठीक है। मैं आपको दिखाता भी हूं कि एंटी फंगल पाउडर कैसा होता है ये, ठीक है, क्या इसके इंग्रेडिएंट होते हैं, ठीक है। मैं जो है मेरे बच्चे भी खेलते हैं, दे ऑलवेज यूज के, देखिए आप, ठीक है, मैं लेके आया इसको भी घर में रिकॉर्डिंग हो रहा है, देखिए कैंडिड डस्टिंग पाउडर के, आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस ब्रांड, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं इसमें, देखिए इसमें लिखा है क्या, इसमें कैंडिड क्लॉट्रीमेजोल डस्टिंग पाउडर इज आइडियल फॉर प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन, प्रिकली हीट, ईचिंग एंड स्किन इरिटेशन के। इसमें क्या होता है, क्लॉट्रीमेजोल होता है 1%, तो ये आपको इस तरह का जो है वो पाउडर, एंटी फंगल पाउडर आपको यूज करना चाहिए, ठीक है, क्लियर।
चलिए अब बारी आती है, ये तो सारे जितनी बीमारियां दे रखी थी अभी एनसीईआरटी में शुरू में, ये हमने डिस्कस कर ली है हमने। आगे हम और बीमारी देखेंगे, जैसे कैंसर को भी देखेंगे हम और एड्स को भी देखेंगे हम। अभी हम एनसीईआरटी के सीक्वेंस के अनुसार ही चल रहे हैं के। तो हाउ टू कंट्रोल इन्फेक्शन, एक इन्फेक्शन को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं के? मतलब हमारे आसपास जो है, हमारे आसपास की दुनिया में बहुत सारे इन्फेक्शन प्रेजेंट हैं, बहुत सारी समस्याएं प्रेजेंट हैं। तो लेकिन इससे निपटने का तरीका क्या, कैसे, हाउ वी कैन कंट्रोल द इन्फेक्शन, हम इन्फेक्शन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? चलिए इस पर बात करते हैं, ठीक है। जैसे आपके हाथ हैं, आप बोलोगे इसे, कई लोगों को मैंने देखा मेरे घर में भी क्या होता है, कई बार सर्वेंट चेंज होते हैं, कई बार जैसे मतलब जो हाउस हेल्प है वो चेंज होते हैं, कई बार कुक भी चेंज होता है। तो लोगों की हैबिट क्या होती है, वॉशरूम गए, मतलब नहा कर आए, वो उनसे बोलो आपने हाथ धो लिए, अभी नहा के तो आए, अभी थोड़ी देर पहले हाथ धोए थे। एवरी टाइम, प्लीज प्लीज, किसी को बुरा लगे लग जाए बुरा के, एवरी टाइम व्हेन यू टच द फूड यू शुड वॉश योर हैंड प्रॉपरली। जब भी आप खाने को टच करते हैं, फूड को टच करते हैं, तब आपको अपना हाथ जो है वो प्रॉपरली धोना चाहिए। एंड नेवर टच फूड इफ पॉसिबल। खाते समय खुद खा रहे हैं एक बात है, लेकिन कोई फूड, अब लोगों की हैबिट है ना, मैंने आपको बताया ना, शादी विवाह में क्या होता है, कभी आप जाते हैं तो पूरी रखा होता है, कुछ रखा होता है कि सीरियसली आप मतलब मैं आप मेरे बारे में कुछ सोच सकते हैं कि सर तो बिल्कुल एकदम ही सर का तो स्क्रू एक खिला हुआ है, दैट इज एक्सेप्टेबल। मेरे को बहुत दिन हो गए हैं जब मैंने ऐसे फंक्शंस में खाना खाया हो, केवल जैसे कि देयर आर सर्टेन वेन्यूज जहां पर जो है वो थोड़ा हाइजीन का ध्यान रखते, वहां खाना खाता हूं मैंने लास्ट खाना मालूम कब खाया, लास्ट इस तरह के किसी फंक्शन में, जो बायोमेंटर्स का फेलिसिटेशन सेरेमनी था 18 अगस्त को, 18 अगस्त 2019, तब डिनर था उस समय, तो मैंने वहां पे जो है सबके साथ, बच्चों के साथ में खाना खाया, ठीक है। और मैंने साफ साफ बोला उसको कि भाई एक आप यहाँ पे व्यक्ति रखिए जो कुबी चपाती रोटी जो आता तो वो उठाने का होता, उसको चिमटे का ही आदमी यूज करे, कोई हाथ यूज करे तो आपको मना कर दीजिए, ठीक है, कि प्लीज यूज दिस, है ना। कुछ लोगों को बुरा लगता है कि यार ऐसा कैसे, लेकिन मैं कहता हूं आपसे कि दूसरे के फूड को आप हाथ कैसे लगा सकते हैं? आपके हाथ में कौन सा बैक्टीरिया नहीं मालूम, दूसरा व्यक्ति बेचारे को कुछ इन्फेक्शन हो जाए, उसको आप हो सकता है आप रेजिस्टेंट हो उसके लिए, पर दूसरे को इन्फेक्शन हो गया तो वी शुड टेक केयर के। ये हमारे कल्चर है। आप जब कभी आप यूरोपियन को देखेंगे, आप अमेरिकन को देखेंगे, उनके ब्रेकफास्ट के दौरान, मैं तो कई बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जाता हूं, आप देखेंगे दे नेवर टच, वो टच नहीं करते, वो चीजों को यूज ढूंढते रहेंगे, कहां है के, उससे फिर उठाएंगे वो। दे ऑलवेज यूज फॉर्क एंड जो चम्मच कांटा इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहां पे हम क्या करते हैं, हम हाथ से लेते हैं, मसल के बढ़िया, ठीक है, फिर खाते हैं ऐसे। बुरा नहीं है यदि आपने हैंड प्रॉपर वॉश किया, आप हाथों से खाते हैं। चावल को हाथ से खाने में, जब मेरी नई शादी हुई, तो बता रहा हूं राज की बात, धीमे धीमे सुनना, ठीक है, तो मैंने देखा कि आई ऑलवेज यूज टू ईट राइस विथ स्पून, चम्मच से खाता था मैं भारती को देखा, वो उनका चावल खाने का तरीका था कि वो चावल को सुन लेगी ना तो मेरी जान कतरे में जाएगी, वो चावल को बकायदा अच्छे से मिला के मिक्स करके हाथ से खाया करती थी। मैंने पूछा एक दिन में, तो बहुत दिन हो गया, मैंने पूछा कि भारती, अब हम लोग क्या ऐसा नहीं कि भाई हम तो पहले फ्रेंड भी थे हम लोग के, लेकिन क्या था कभी ऐसा मौका नहीं आया चावल खाने का। और जैसे होटल में कभी जाते हैं, बाहर खाने गए हम लोग, तो सी ऑलवेज यूज स्पून एंड वो सब, अभी तो वो भी यूज करती, क्या बोलते हैं उसको यार, है ना, अरे वो लंबी डंडियां जो चाइना वाले खाते हैं इससे, अरे क्या, मैं तो नाम ही भूल गया यार, उसका नाम ही याद नहीं आ रहा, क्या बोलते हैं उसको। अभी मेरे घर में है वो सेट सारा के, वो आजकल तो उससे भी खाने लगे, वो चॉपस्टिक, शी इज वेरी एक्सपर्ट चॉपस्टिक, लेकिन घर में खाएंगे तो ऐसे खाएंगे। तो मैंने बोलता कि ऐसे क्यों, बोलती स्वाद आता है इससे, तुम खा के देखोगे? मैंने कहा नहीं मेरे को ज्यादा स्वाद नहीं चाहिए, मैं चम्मच से खाऊंगा। तो तो अभी क्या है कि हाँ, ऑल्दो शी वॉश हैंड प्रॉपरली, सब कुछ ठीक है, ऐसे नहीं सुन लेगी तो मेरी बोले कि मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल दिया तुमने ना, तुम्हारा चैनल बंद करा दूंगी। तो भैया वो शी इज कैपेबल टू डू ऑल दीज थिंग्स, तो ऐसा मत करना। तो बात इतनी सी है कि प्रॉपरली यदि आपके हैंड वॉश है तो आप फूड, लेकिन जब इफ पॉसिबल वी कैन अवॉइड दिस काइंड ऑफ इन्फेक्शन ना, कहां से आए, क्या टच कर दिया हमने, क्या लगा के, वो चीज ठीक नहीं है, ठीक है। तो
आपके, आप देख सकते हैं ये तस्वीर बहुत इंडिकेटिव है। क्या बताइए, आपके हाथों में बता रही है कि आपके हाथों में कहां कहां बैक्टीरिया है। WHO कहता है कि भैया हाथ धोना तो ऐसे हाथ धोना, पहले हाथों में साबुन को लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 2 3 4, वही 10 तक गिनती, ठीक है। ऐसे हाथ धो तो सारे वेक्टर, नहीं तो यहां है कोई, यहां है कोई, लटक गया वेक्टर बाहर के, अरे हाथ धो रहा है ये तो यही धोएगा, मैं तो नाखून भी भिजा के छुड़ाता हूं, फिर तू चावल जब मसेगा तो आ जाऊंगा अंदर उसमें, ठीक है, ऐसा थोड़ा छोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये सो वॉश हैंड प्रॉपरली, पहला तो चीज ये सीखने मिला, हाथों को ठीक से साफ कीजिए, ठीक है ना। और इफ यू आर अ डॉक्टर प्रोफेशनल एंड यू आर डूइंग सर्टेन काइंड ऑफ सर्विसेज, तो प्लीज यूज के ग्लव्स का इस्तेमाल करें आपके। तो जैसे मैंने आपसे कहा ना कि और वो बहुत सारे, देखिए मैं भी जो है वो ग्लव्स इस्तेमाल करता हूं, ना, ऑलवेज के। और आप बताओ कि अभी मेरे यहाँ पे बड़ी अजीबोगरीब टाइप का, मेरे यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि मेरे अड़ोसी पड़ोसी जो है वो भी अच्छे अधिकारी अफसर होते हैं, यहाँ पे कॉलोनी में रहते हैं, कई मेरे परिचित बिजनेसमैन के कुछ अलग अलग लोग हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं मेरे के। देयर आर सम टाइम को भी बहुत दिन हो गया ना, आप तो कोरोना को, तो वो मेरे घर मुझसे मिलने के लिए आते हैं। जैसे ही घर में एंटर करते हैं, सबसे बाहर सैनिटाइजर रखा हुआ है, उनको हाथ अपने सैनिटाइज करने पड़ते हैं, हाथ को उनको सैनिटाइजर यूज करना पड़ता है, शूज बाहर उतारने पड़ते हैं, देन दरवाजे पर उनको प्रसाद मिलता है, ऐसा नहीं खुलते हैं सबको, जो है वो इंटर करते ही मिल जाता है उनको। अपना मास्क बाहर रखिए, बाहर एक डब्बा रखा, अपना मास्क बाहर रखिए, हमारा वाला मास्क घर में लगाइए। इट सीम्स वेरी रूड। क्या कर रहे हो भाई, मतलब कोई यार घर में इंटर करता है उसको पहले ही मास्क पड़ा दे, लो मास्क लगाओ, अपना उतारो बाहर, पता नहीं कहां घूम के आए मास्क, ऐसे बोलते नहीं है उनको। प्लीज मास्क आपका निकाल दीजिए, ये लगा लीजिए, प्यार से बोलते हैं, मुस्कुराकर बोलते हैं। तो उनको हमारा वाला मास्क लगाना पड़ता है, हम भी लगा लेते हैं, क्या करें, टाइम ही कोरोना का भाई, ठीक है, टाइम ही कोरोना का। तो ये तो इस लेवल का अब ये तो घर की प्रैक्टिस हो गई भी, कोरोना ने सबको सिखा दिया। अच्छे लोग, कोरोना ने अच्छे लोग जो हाथ धोने में यकीन नहीं रखते, उनको हाथ धोना सिखा दिया, ठीक है। तो आप ऐसा इस्तेमाल करें चीजों का, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इन्फेक्शन कंट्रोल में यही तरीका है, और कोई तरीका इसके अलावा है नहीं है। और इन्फेक्शन से आज पूरी दुनिया जूझ रही है आज, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया, इनको भगाना है तो हमको अवेयर रहना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, क्या लिखा है एनसीईआरटी में। अब ये कई बातें ऐसी मन से तो नहीं बोला था, एनसीईआरटी बता रही थी इसलिए बता रहा था आपको मैट के। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मेनी इन्फेक्शन। अब पर्सनल हाइजीन तो समझ में आया, खुद नहा लिया, खुद धो लिया, घर साफ सुथरा रखा अपना, दैट इज द पर्सनल हाइजीन। लेकिन सड़क पे बाहर निकले तो मुंह में भर लिया गुटखा, पूछा कि भैया मुंह में गुटखा क्यों भर लिया, मालूम नहीं है, कोरोना मुंह से आता है, कोरोना मुंह से अंदर आता, गुटखा मुंह में होगा तो कोरोना बोलेगा कहां से जाऊं मैंने कहा नाक से। अरे वो गुटखे की खुशबू आती ना, नाक से नहीं आता वो। मेरे को लॉजिक दिया एक ने, मेरा एक रिश्तेदार है दूर का, मैं उससे पूछा तंबाकू कम खाया कर भाई, वो आजकल तो कोरोना ने बताया तंबाकू खाओ तो मुंह से। कई लोगों ने क्या किया, लोगों ने कहा सैनिटाइजर लगाओ भाई, अल्कोहल होता है, उससे अल्कोहल से जो है वो हाथ तुम्हारे साफ रखोगे। लोगों ने क्या किया, शराब सूंघना शुरू कर दिया, भरेंगे गिलास में, थोड़ा पिएंगे। क्या कर रहे हो भाई, पता नहीं है क्या, नाक से कोरोना जाता है अंदर, तो सूंघ रहे हैं अल्कोहल सूंघ रहे हैं। अब सूंघते थोड़ा पी भी लेते हैं उसमें से। मतलब भारत की पब्लिक तो इन्वेंशन कर लेती है चीजों का। मतलब क्या करती है पब्लिक, आपदा में अवसर ढूंढ लेती है, आपदा में अवसर ढूंढ लेती है। भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, मोदी जी बोले थे आपदा में अवसर ढूंढो।
अरे भाई वो कुछ और बोल रहे थे, तुम कुछ और मतलब निकाल लिया उसका। तो तुम गुटखा बढ़ा दिए खाना, दारू पीना बढ़ा दिए, क्यों बढ़ा दिए? कोरोना। तो भैया ऐसे भारी भारी ज्ञानी लोग मिलेंगे आपको। तो पब्लिक हाइजीन का मतलब यह है कि भैया सड़क पे आप गुटखा ना थूके, गंदगी ना फैलाएं बाहर, क्योंकि आपका देश भी आपका एक बड़ा घर है जिसमें हम सब रहते हैं। देश, हमारा देश भी हमारे घर के जैसा है। मेरी कार में आई यूज टू पुट डस्टबिन है मेरी कार के अंदर। आपको लगेगा सर आप तो एकदम ही म्यूटेंट प्रजाति हो। आप सोच सकते हैं मेरे बारे में कि सर एकदम म्यूटेंट है क्या, और आप आके कभी भी चेक कर सकते हैं मेरे को। मेरी कार में आपको डस्टबिन रखा हुआ मिलेगा, छोटे छोटे डस्टबिन के। प्लास्टिक के बैग्स मिलेंगे, केला खाया छिलके को बैग में डालिए और डस्टबिन में डाल दीजिए। जब मुझे बड़ा डस्टबिन दिखाई पड़ेगा तो मैं गाड़ी से बोलूंगा या ड्राइवर को बोलूंगा, खुद उतरूंगा गाड़ी से, उसको डस्टबिन को वहां खाली कर दूंगा मैं। आई ऑलवेज लोग केला खाते हैं कार में चलते हुए और छिलका बाहर फेंक देते हैं। मेरे बच्चे भी शुरू में ऐसा करते थे, मेरी वाइफ भी शुरू में कई बार ऐसा कर दिया करती थी वो, कि अब उनको मेरे साथ रह के जो है ना, हर आदमी का क्या है कि अब सबका स्क्रू मेरे जैसे ही कसा गया है। मैंने एक बार जब मैं मेडिकल कॉलेज के अंदर था तो आई सॉ एन एक्सीडेंट। क्या हुआ? शहर रॉयल मार्केट भोपाल का एरिया था, वहां पे काफी ट्रैफिक रहता है, ठीक है। एक आदमी अपनी वाइफ के लिए दवा लेने, वो हमीदिया अस्पताल में उसकी वाइफ एडमिट थी, दवा लेने के लिए मेडिकल स्टोर जा रहा था। वो रास्ते में कहीं केले का छिलका पड़ा था, वो आदमी का पैर रखाया, आदमी स्लिप किया, सामने से बस आ रही थी, स्लिप किया और बस से हिट हो गया आदमी, वो स्पॉट पे खत्म हो गया। वो सामने एक बुक शॉप थी, हम लोग डॉक्टर में पढ़ रहे थे उस समय, हम लोग वहाँ पे एक नर्मदा रेस्टोरेंट था, वहाँ जाया करते थे कुछ खाने के लिए। पूछा उससे क्या कैसे हो गया, उसने कहा कि कुछ नहीं, थोड़ी देर पहले एक कार निकली थी, कार में से एक मैडम केला खा रही थी, छिलका उन्होंने बाहर फेंका, थोड़ी देर बाद ये आदमी आया, वो छिलके में पैर रखा है, गिरा और बस से टकरा गया। वो यदि उसने वो केले का छिलका ना फेंका होता तो शायद वो फिसलता नहीं, तो जान बच जाती उसकी। ऐसे बहुत सारे शायद दिमाग में उठते हैं। ये केस में क्या लगता नहीं आपको कि यहां पर भी एक प्रकार से अनइंटेंशनल क्राइम था? यहां पे आप बोलेंगे सर कहां केले के छिलके को क्राइम पे ले गया? सोचिएगा कभी इस बात पे। हम जो हरकतें करते हैं ना अपने आसपास में, वो दूसरे लोगों को कैसे डैमेज करती है। कई बार क्या होता है, कई बार आप वहां, वो महिला को पता ही नहीं होगा क्या हो गया। सी नेवर नो कि जिस केले को खा के छिलका बाहर फेंका होगा उसे पता ही नहीं चल पाया होगा कभी, उस छिलके से एक आदमी की डेथ हो गई। तो कई बार आपको पता नहीं होता कि कौन सा क्राइम जाने अनजाने हो गया। इसलिए प्लीज बी केयरफुल, ठीक है। पब्लिक प्लेस साफ रखिए। रेलवे में लिखा होता है रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है, पंखा निकाल के ले आए लोग घर में, डब्बा, रेलवे में डब्बा बंधा होता है उससे चेन से। अरे भाई क्यों? सुधारो ना अपने आप। पूरे देश की सोच सुधारनी पड़ेगी, छोटे आदमी बड़े सबकी सोच को इंप्रूव करना पड़ेगा। काम बहुत कठिन है, बट आई एम रियली, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कर रहे हैं स्वच्छता अभियान पे जोर दे रहे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। बहुत सारे उनके डिसीजन ऐसे हैं जिनको मैं पसंद नहीं करता हूं, बहुत सारे उनके काम ऐसे जिनको मैं बहुत हद तक पसंद करता हूं। उसमें से एक है स्वच्छता अभियान। देश में हर आदमी को केवल जो है केवल फोटो खिंचाने तक नहीं रहना है, उसको अपने आसपास साफ रखना चाहिए, ठीक है। तो पर्सनल और पब्लिक हाइजीन वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बीमारी को रोकने के लिए जरूरत है। एनसीईआरटी में ऐसे ही नहीं लिखा है, बल्कि लिखा है कि मैं आपको बतलाऊं इसलिए लिखा है, ठीक है। मेजर्स ऑफ पर्सनल हाइजीन का मेजर क्या होता है? कीपिंग द बॉडी क्लीन, कंजम्पशन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड वैसे के जो खाएं जो पिए वो साफ होना चाहिए, कॉन्टामिनेटेड नहीं होना चाहिए, के उसके सोर्स का ध्यान रखें, बॉडी क्लीन रखें। पब्लिक हाइजीन में जो वेस्ट है आपका एक्सक्रीटा है उसका प्रॉपर डिस्पोजल करें आप, ठीक है ना। और अपने जो वाटर रिजर्वायर है, जो पानी के टैंक हैं आपके, जो आपके घर के ऊपर टैंक लगा हुआ है या पब्लिक सप्लाई का जो टैंक है उसकी प्रॉपर क्लीनिंग होना चाहिए। उसके जो पूल है, ठीक है, उनका प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट उनका, ताकि उसमें कीड़े ना पनपे, मच्छर ना पनपे उसके अंदर, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक कैटरिंग बहुत बड़ा इशू है। कि मैंने देखा है कि शादी विवाह का जो फंक्शन होता है, आप सुनिएगा बात करके, आप बोर मत होइएगा, कि मुझे बात करने दीजिए। यदि मैं बोल नहीं पाऊंगा तो फिर मेरे को पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, और मेरे को पढ़ाने में मजा नहीं आएगा तो फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो पब्लिक कैटरिंग में देखा मैंने कि लोग बात क्या करते हैं कि भाई शाम को आज 500 लोगों का खाना है तो कैटरिंग वाले बात करें।
कैटरिंग वाला क्या करेगा? वो आलू लिए, ककड़ी काटी, उन्होंने वहीं काटी, वहीं रखी, जमीन पे उठा के ऊपर रख दिया उन्होंने उसको के, ठीक है, एक बड़े कपड़े में बिछा दिया, मक्खियां भी बैठ रही उसमें आके, क्योंकि जब खुद तो खाना नहीं है, खूब सारा आटा गूंथ लिया, मक्खी बाके बैठ जाती है उसमें बैठ के, ऐसे जहां पे धूल है। गांव में कभी कैटरिंग होते देखिएगा आपको लिख के लगेगा कि क्या है ये, एक्चुअली पूरी और ये उबली सब्जी, जो फ्राई सब्जी का कल्चर इसीलिए आया ताकि पूरी बनेगी तो इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा कम से कम। लेकिन तब भी देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग कि बहुत सुबह से खाना बनना शुरू होता है, कई बार खाना जो है ऐसे फंक्शन में खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है, तो पब्लिक कैटरिंग का विशेष ध्यान रखना होता है, ठीक है। These measures are particularly essential when where the infection agents are transmitted through the food water, जैसे कि टाइफाइड, अमीबियासिस, एस्केरियासिस के जहां बड़ा कॉमन होता है जिस जगह में, वहां पे बड़ा ध्यान रखने की हमें रिक्वायरमेंट है। टाइफाइड हुआ, अमीबियासिस हुआ, एस्केरियासिस हुआ, के ये बड़े कॉमन चीज के, ठीक। इन केस ऑफ एयरबॉर्न डिजीज, आप देखिए जो एयरबॉर्न डिजीज की बात करें, जैसे कि निमोनिया हुआ, कॉमन कोल्ड हुआ, जो हवा से फैलता है के, इन एडिशन टू अबव मेजर्स क्लोज कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और देयर बिलोंगिंग्स शुड बी अवॉइडेड के, यानी ऐसे लोग क्यों कहा गया कोरोना के समय में सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, क्यों कहा गया सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब कम से कम 6 फीट की दूरी रखिए, 6 फीट की दूरी रखिए के दूसरे आदमी से, क्यों? इन्फेक्शन ना स्प्रेड करे। तो बात इतनी सी है कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्ट छींकने या खांसने से होते हैं, तो इसमें दूसरे का, जैसे कि क्या होता, कहा जाता है कि आपके घर का दरवाजा जो हैंडल है, कॉमन प्लेस है, वहां पे चीजें, कंप्यूटर का कीबोर्ड हुआ, आपका माउस हुआ, वो प्रॉपर्ली सैनिटाइज होना चाहिए ताकि इन्फेक्शन जो है वो दूसरे को ना लग जाए उसमें। फॉर डिजीज सच एज मलेरिया, फाइलेरियासिस, that are transmitted through the insect vector, ये मच्छर के थ्रू फैलते हैं बेटा, इसलिए मॉस्किटो कंट्रोल या वेक्टर कंट्रोल करना चाहिए, उनकी ब्रीडिंग प्रेस को डिस्ट्रॉय करते रहना चाहिए, कहीं पर पानी इकट्ठा मत होने दीजिए, ये सब बचाव के उपाय होते हैं इसमें, ठीक है। This can be achieved by avoiding stagnation of water and around residential areas, in and around residential areas के। अब ये नहीं कि हमारे घर में पानी, सड़क के बाहर यदि गड्ढे में पानी भरा, वो भी आपके लिए उतना ही इन्फेक्शन है, क्योंकि मच्छर पनपेगा, आप ही के पास आएगा उठ के। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर, जो घर के कूलर होते हैं, कई बार कूलर में पानी भरा होता है, भरे भरे सड़ जाता है, उसमें मच्छर पड़ जाते हैं उसमें, तो उसको भी क्लीन करके सुखा के रखिए उसको। यूज ऑफ मॉस्किटो नेट, सबसे अच्छा तरीका होता है मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करें आपके। फिर तालाब जो होता है उसमें आप जो है गेम्बूसिया फिश को छोड़ दें, मैंने पहले ही बताया आपको कि ये मॉस्किटो लार्वा को खाने वाली फिश होती है। इसके अलावा जो है आपके आसपास कुछ नालियां हैं जहां कीड़े मकोड़े रह सकते हैं, कुछ प्लांटेशन है यहाँ पे, तो वहां पे जो है कुछ इस तरह की दवाओं का छिड़काव कीजिए जिससे कि यहाँ पे कीड़े इकट्ठे ना उठ के मॉस्किटो ना पनपे यहाँ पे। In addition, doors and windows should be provided with wire mesh to prevent the entry of mosquito. आपके घर के दरवाजे खिड़कियों में जो है वो मॉस्किटो नेट होना चाहिए, जाली होना चाहिए, जिससे कि मच्छर अंदर ना एंटर कर पाए, ठीक है। Such precautions have become very important, especially in the light of recent widespread incidents of the vector-borne Aedes mosquito disease, जैसे कि डेंगू और चिकनगुनिया जो है इंडिया के बड़े हिस्सों में फैल चुका है, तो ये इन चीजों का ध्यान रखने की बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैं जिस एरिया में मेरा ऑफिस है, इट इज दी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बीकेसी, जहां मेरा ऑफिस है। मतलब मेरा क्या ऑफिस है, आपका ऑफिस है बेटा, है ना। आई एम नोबडी, आई एम जस्ट होल्डिंग दी पोस्ट है, आई एम जस्ट होल्डिंग दी, मैं ट्रस्टी के समान समझता हूं उसको कि मैं चीज़ों को मैनेज कर रहा हूं। अदरवाइज बायोमेंटस बिलोंग्स टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। तो वहां पे जो है, वहां पे जहां ऑफिस है वो एरिया होता है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, ठीक है। वहां पे चूंकि वहां पे मीठी नदी है और नदी में कई सारे मैंग्रोव लगे हुए हैं, तो वहां पे डैम्प एरिया है, तो वहां पे बहुत मच्छर है, बहुत मॉस्किटोज वहां पे। मेरी कार में मैं अक्सर देखता था कि मेरे पास ड्राइवर था, अब कोरोना के पहले मेरे पास ड्राइवर था, अभी वो ड्राइवर अपने बिहार वापस चला गया उठ के। नाउ आई एम ड्राइविंग माई ऑन, क्योंकि अभी जो है वो कोई ड्राइवर वगैरह अवेलेबल नहीं है, और दूसरी बात है कि अभी फिलहाल आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए आप ड्राइवर अलाउ भी नहीं करते अपने साथ में। तो जब भी शाम को गाड़ी में बैठूं वापस घर लौटने के लिए, देखूं मच्छर ही मच्छर उसके अंदर गाड़ी में, तो मैंने उसको बोला, सर मैं खोलता हूँ दरवाजा, मच्छर अंदर आते हैं। देन आपको जानकारी होगा, मेरी गाड़ी में जो है मॉस्किटो रिपेलेंट जो है वो गाड़ी में जो होता है ना, जहाँ पे आपका मोबाइल चार्ज करने का स्पॉट होता है, वहाँ पे एक सिस्टम लगा हुआ है, उसमें मॉस्किटो रिपेलेंट फिट किया हुआ है उसमें, ताकि मच्छर गाड़ी में, मैंने उससे बोला कि मेरे आने के पहले मैं फ़ोन करूँगा, गाड़ी बंद करके 5 मिनट इसको ऑन रखना ताकि मच्छर भाग जाए गाड़ी के अंदर, मच्छर खत्म हो जाए इसके अंदर, और उसके बाद मैं गाड़ी में आके बैठता हूँ। तो ये बड़ा, क्योंकि बड़ा और डेंगू है बड़ा कॉमन यहाँ पे। तो एक्चुअली क्या होता है कि मॉस्किटो जो है होते मच्छर जो है, उससे बचने के लिए आपको बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं। तो सबसे इफेक्टिव मैंने देखा है वो है मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करें आपके, वो इफेक्टिव होता है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं इसमें। ये है गैम्बूसिया फिश है बेटा, और ये गैम्बूसिया फिश जो होती है ये बेसिकली मॉस्किटो लार्वा फीड करती है।
देखिए ना, मॉस्किटो फिश बोलते हैं इसको हम, ये मॉस्किटो लार्वा खाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इससे कि जो है मॉस्किटो की संख्या कम होने लगती है और धीमे धीमे ये खत्म कर देती है मॉस्किटोज को। The advancement made in biological science have armed us to effectively deal with many infectious diseases. ये बात जरूर है कि आज हमने जीव विज्ञान में इतनी तरक्की की है कि हम कई सारी संक्रामक बीमारियों का हम इलाज कर पाते हैं, उनसे हम जूझ पाते हैं, उनसे हम लड़ पाते हैं, ठीक है। The use of vaccine and immunization program have enabled us to completely eradicate deadly disease like smallpox के हमने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम किया, हमने दुनिया के हर आदमी को वैक्सीन लगा दिया हमने, और हमने स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कर लिया। स्मॉल पॉक्स इज द कंप्लीटली इरेडिकेटेड डिजीज बाय वैक्सीनेशन, ठीक है ना, जिसने सदियों तक लोगों को मारा, उस बीमारी को हमने इरेडिकेट कर दिया। नाउ द नियरली इरेडिकेटेड डिजीज इज द पोलियो, हमने सबको पोलियो वैक्सीन लगाया। अब गिने चुने केस मिलते हैं, और पोलियो के गिने चुने केस कहां मिलते हैं? पाकिस्तान में मिलते हैं, भारत में मिलते हैं, श्रीलंका में मिलते हैं, केवल यही एरिया रह गया। अदरवाइज पूरा वेस्टर्न कंट्री में, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कहीं पोलियो का एक भी केस नहीं मिलता है। केवल हमारे एशिया में कुछ हिस्से में पोलियो के केसेस हमको मिलते हैं, और इसको लेकर WHO बड़ा कंसर्न रहता है, और हमारी सरकार पे भी दबाव है इस बात का कि पोलियो जो है वो एक भी केस हमारी कंट्री में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब नहीं कि रिपोर्ट ना करें आप उसको, इसका मतलब ये कि आप उसको सबको वैक्सीन है। हाँ, इसलिए घर घर जाके पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है, घर घर जाके पल्स पोलियो अभियान की पूर्ति की जाती है। लोग बच्चों को छिपा लेते हैं पोलियो ड्रॉप ना पिलाना पड़े, जो कि गलत है। पोलियो को इरेडिकेट करना है, मतलब हमको उस बीमारी से लड़ने के लिए सबको वैक्सीन देना पड़ेगा, ठीक है। A large number of other infection diseases जैसे कि पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया एंड टिटनेस हैव बीन कंट्रोल्ड बाय लार्ज एक्सटेंट बाय द यूज ऑफ वैक्सीन, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी इज एट द वर्ज ऑफ मेकिंग अवेलेबल न्यूअर एंड सेफर वैक्सीन। मैंने कहा था आपसे कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है, इट इज दी वन ऑफ दी वेरी गुड एग्जांपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कहने बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से वैक्सीन बनाने का सबसे अच्छा एग्जांपल है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पर बना है, वो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड वेरियस अदर ड्रग हैज ऑल्सो enabled us to effectively treat infectious disease के। अब हमने जैसे एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की बात करें तो आप एक मूवी है बायोमेंटर ऑनलाइन फिल्म पे, आप देखा करो बेटा उस चैनल में। जब भी आपका मन पढ़ने का नहीं करता ना, यू जस्ट गो टू द बायोमेंटर ऑनलाइन फिल्म्स, उसमें कई बड़े अच्छे मूवीज हैं, आप देखेंगे तो सीखने मिलेगा। मैं चाहता हूं कि आप यदि आपको अपना मनोरंजन भी करें ना, तो उसमें आपको सीखने मिलता हो। उसमें एक मूवी है क्यूरियस जॉर्ज, मूवी का नाम है क्यूरियस जॉर्ज, मुझे लगता है यही नाम है मूवी करके। और उस मूवी में क्या, उस मूवी में बताया गया है कि एंटीबायोटिक्स कैसे काम करते हैं, कैसे उनकी खोज हुई, उस बारे में उसमें मूवी में बताया गया है, ठीक है। तो जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अब आपको बताता हूं कि बड़ा अच्छा किस्सा मैं आपको सुनाता, छोटा सा एक किस्सा, कि ये बात है 11th ऑफ सेंचुरी की बात है, 11वीं सदी की बात है। तब बड़े बड़े युद्ध हुआ करते थे, वाटरलू का मतलब बड़े सारे युद्ध लड़े गए उस समय के। तो हम कहते हैं कि उस जमाने में जो है वो जब वॉर हुआ करते थे, तो वॉर में चूंकि बहुत सारे सैनिकों को चोट लगती है, चोट लगेगी, चोट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, गैंग्रीन होगा और हाथ और पैर काटने पड़ते थे। तो कोई भी जो सेना थी, उस सेना में कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे जो बढ़ई, जो लकड़ी का काम करते हैं, काटने का आरा मशीन पे चलाते हैं, जो आरा चलाते हैं, लकड़ी काम करते हैं, तो बढ़ई होते थे उसमें। कुछ उसमें कसाई होते थे, बूचर जिनको बोलते हैं, वो हुआ करते थे। वो युद्ध के उस फौज का हिस्सा थे। वो काम क्या था उनका कि एक शिविर लगा करता था जिसमें कि घायल सैनिकों को वहां रखते थे, ठीक है। घायल सैनिकों में जिनके हाथ या पैर में इंफेक्शन हो गया है, उनके हाथ या पैर काटने पड़ते थे। तो काटने के लिए उस समय जो है वो लोग चाहिए पड़ेंगे जो एक्सपर्ट हो उसमें। तो बढ़ई हुआ और ये बूचर हुआ, वो ऑर्गन काटने का काम करते थे। कई लोग ऑर्गन कटने के बाद बच भी नहीं पाते थे। लेकिन वो बताते हैं उस समय का सीन कि एक अस्पताल के नाम पे एक शिविर बना हुआ है, जिसके बाहर पे कटे हुए हाथ और पैर का ढेर लगा हुआ, और ढेर का इतने बड़े साइज का ढेर लगा के, क्योंकि सैनिक घायल हुए हैं तो उनके हाथ पैर काट दिए गए हैं, क्योंकि वो उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा नहीं तो, मतलब जो सड़ रहा है हाथ, जिसको इन्फेक्शन पहले हो चुका था, जब घाव बढ़ रहा है वहां पे वो उनको काट देते करते थे। ये चलता रहा कई समय तक के। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक ऐसा हुआ, प्रथम विश्व युद्ध तक ऐसा होता रहा। लेकिन
1927 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, पूरा सब कुछ बदल गया। आज हमारे पास में जो घाव में सड़ाने वाला, गैंग्रीन कराने वाला बैक्टीरिया है, साल्मोनेला बैक्टीरिया जो होता है, जो बैक्टीरिया जो सॉरी स्टेफाइलोकोकस, नॉट साल्मोनेला, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया जो होता है, उसके खिलाफ स्ट्रांग एंटीबायोटिक अवेलेबल है, खट खत्म कर देगा इन्फेक्शन के। तो पेनिसिलिन का बड़ा जमकर इस्तेमाल हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और इसने सैनिकों के हाथ या पैर के काटने का जो रेट था बहुत ही कम कर दिया। जिनके पास दवा अवेलेबल नहीं उनको काटना पड़ा, अदरवाइज कई लोगों के ऑर्गन कटने से बच गए। इसको वंडर ड्रग कहा गया। इसे कहा गया कि ये चमत्कारी दवा है, वंडर ड्रग है। क्रेडिट गोस टू अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक। उसके बाद सालमन वॉक्समैन, ऐसा एंटीबायोटिक खोजा स्ट्रेप्टोमाइसिन, जिसने कई बीमारियों का इलाज मिल गया। ठीक है, देन सीक्वेंस चालू हो गया, लगातार कई सारे एंटीबायोटिक खोजे गए। फिर तो जो है क्लोरोफिनोल ग्रुप हुआ, तमाम बहुत सारे, फिर जो है वो जो अपना हम कहते हैं कि जो है वो लिवोफ्लॉक्सिन, सिप्रोफ्लॉक्सिन, बहुत सारे एंटीबायोटिक, उसके आगे के बेसिट्रेसिन। आज एंटीबायोटिक जो है वो हमारे पास बड़ी संख्या में एंटीबायोटिक है। हर बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफिक एंटीबायोटिक भी अवेलेबल है हमारे पास, क्या, और स्टिल हम उसको और अच्छे एंटीबायोटिक की खोज में लगे हुए हैं। और इन्होंने कई ने आज ट्यूबरक्लोसिस, जिससे कई लोग मर जाया करते थे, ट्यूबरक्लोसिस कोई इलाज नहीं था, यानी टीबी हो गया तो दो लोगों को बोलते दूर पहाड़ पे जाके अकेले रहो, आइसोलेटेड रहना चाहिए। ट्यूबरक्लोसिस हो गया तो मरना तय था, क्यूरेबल है आज। लेप्रोसी हो गया, गांव के बाहर निकाल दिया करते थे, क्यूरेबल है आज। ठीक है, आज एंटीबायोटिक इतने स्ट्रॉन्ग है कि किसी व्यक्ति का बड़ा ऑपरेशन करने के बाद एंटीबायोटिक का कवरेज देते हैं, कोई इंफेक्शन बॉडी में हो नहीं पाता है। साइंस ने बहुत तरक्की की है। तो वो जो कटे हाथ पैरों के ढेर थे ना, वो अब अस्पतालों के बाहर नहीं दिखाई पड़ते। एक्सेप्शनली कोई केसेस में एम्पुटेशन करना जरूरी है, वहां बात अलग है। डायबिटिक फुट है, अब डायबिटिक फुट में इन्फेक्शन इस लेवल का पहुंच चुका कि हड्डी तक इन्फेक्शन जगह, वहां पे भी काटना पड़ता है हाथ पैर कुट के, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती इसकी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इम्यूनिटी के ऊपर कि क्या होता है इम्यूनिटी। ठीक है, आज का लेक्चर थोड़ा लंबा रहेगा बेटा। ठीक है, देखो अब मुद्दा यह है कि अभी तक तो हमने पढ़ रहे थे बीमारियों के बारे में कि ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, उसने मार दिया, उसने गले में मेम्ब्रेन में ऐसा कर दिया, उसने अभी तक हमने पढ़ा, इतनी सारी बीमारी के बारे में पढ़ा हमने। याद रखिए, एवरी डे यूर बॉडी जो है, आपकी बॉडी अपने देश की एक सीमा के समान है। हर दिन दुश्मन कोशिश करता है हमला करने की। सुबह सोकर उठते हैं, रात को सो रहे हो, तब तक जो है बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एवरीवन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आप पर हमला करने की लगातार कोशिश करते हैं। दे ऑलवेज ट्राई कि इसको बीमार करो, अंदर जाओ, ग्रो करो। टीवी का बैक्टीरिया रोज अंदर लंग्स में आके झांक के देखता है, कोई जगह बनी, कुछ है, कोई गुंजाइश है यहाँ पे ग्रो करने की, रह रहा। कई लोगों के अंदर ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया जो है लंग्स के अंदर प्रेजेंट है, छोटी सी जगह में, इतनी जगह में, बोलता है मैं तो यहीं था, मैं कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं किया, छिप के बैठा हुआ चुपचाप से, संख्या नहीं बढ़ा रहा हो, एक जगह पे बैठा हुआ चुपचाप से, साइलेंट होके, कुछ नहीं है, डोरमेंट। हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, जैसे पुलिस का गश्त देखा तुमने कभी, होता है कभी कुछ इशू होता है, पुलिस गश्त करती है, रात के समय पुलिस की गाड़ियां घूमती हैं, है ना, पूछताछ, रात को 11-12 बजे मूवी देख के कहीं से आ रहे हैं, 3 लोग बाइक पे आ रहे हैं, रोको गाड़ी, कहां से आ रहे हो, सर वो फिल्म देखने गए थे, टिकट दिखाओ, टिकट निकाल के दिखाए, आधे फटे टिकट होता है ना जो आधे कटे, या मोबाइल में आजकल आने लगा वो, अच्छा ठीक, कहां रहते हो, बरईपुरा में, यहां रहते हैं, नाम क्या तुम्हारा भाई। और पुलिस वाला क्या कर रहा है मालूम है, वो आपसे, आपकी जानकारी में कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको, पूछेगा जिनके पापा पुलिस में है ना, जिनके पापा पुलिस में है या पेरेंट्स पुलिस में है, कोई पुलिस में है, पूछेगा, दे नेवर है इंटरेस्टेड क्या तुम का, वो सिर्फ आपके चेहरे का एक्सप्रेशन पढ़ रहे होते हैं। यदि क्रिमिनल होगा ना तो वो कुछ ना कुछ उसका एक्सप्रेशन है, और ये बहुत तेज लोग होते हैं क्योंकि ये इनको बहुत सारे लोगों से डील किए होते हैं लोग के,
मजाक थोड़ी ना है, ट्रेनिंग होती है इनकी, सब कुछ ये रोज में वही काम देख रहे होते हैं। हम डॉक्टर हैं ऐसे, हम किसी को चलता देख के बता देंगे कि भाई इसको इसके गेट में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे पास आदमी आके बात करेगा, बताएगा वो बीमारी, हम उसको देखेंगे, चेहरा देखेंगे, आंख देखेंगे उसकी, हम वो कुछ अपनी कहानी कि मेरी बहू को हमारे यहाँ ऐसे मर जाते हैं। आई लेडी, देखा डॉक्टर साहब बड़ी परेशानी है। क्या हुआ? अभी क्या है कि वो हमारे घर में ना थोड़ा बहू है तो वो अपना कुछ कुछ बनाती रहती है ना, उनके मायके वाले आए हुए हैं उनके, तो हमने तो हमारे घर में वो खाने पीने में आ गया बहुत वो, अब वो मेहमान है तो अब क्या करें, अब वो तो है ना वो दे रहे होते हैं, तो वो अपनी कहानी सुना रहे अलग कि मतलब बहू के मायके वाले आ गए हैं, मिठाइयाँ रोज बन रही हैं, खूब बर्बादी कर रही बहू, और जो है हमको भी खाना पड़ रहा साथ में। वो अपनी कहानी अलग धीमे धीमे सुना रही है अम्मा जी। डॉक्टर के तौर पे हम देख रहे हैं गौर से, ठीक है, पैर भी देखे गौर से उनके, है ना, ठीक है, हाथ पे का मूवमेंट देखा, चेहरा देखा, आंख देखी उनकी, ठीक है ना, ठीक है, आंखों का रंग देखा उनका, वो अपनी कहानी लगी हुई है। वो डॉक्टर स्कैनिंग करा, टिंग 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 टिंग, अच्छा पलटिए जरा, फिर स्टेथोस्कोप लगा के देखा, ठीक, शांत रहिए, अभी बात मत कीजिए, बीपी ले रहे तुम्हारा। अरे डॉक्टर साहब बहुत परेशान, क्या हो गया? अरे क्या बताएं, आप समझ रहे कि अबे आप अपने डॉक्टर है तो आपको सुनना पड़ेगा, आप उसको इंटरप्ट करेंगे ना तो फिर मरीज बताएगा नहीं आपको, क्या आपको सुनना पड़ेगा, भले से आप सुन के ऐसे निकाल दीजिए, आप काम की बात ले लीजिए उसमें से, पूरी बात समझने के बाद समझ में आपको बात आया कि अम्मा जी टेंशन में है बहुत, ठीक है, कोई कारण है घर में जिसमें टेंशन चल रहा है, ठीक, आपने दवाएं ववाएं देखी लिखी, तो वो जो डॉक्टर ऐसे पुलिस वाला होता है, आप कहां रहते हो, आपका जवाब देने का जो तरीका है ना, जो पॉज है, उसी में समझ जाएगा वो कि झूठ बोल रहे सच बोल रहे हो। आप बोलोगे सर ये बीच में कहां से आ गया इम्यूनिटी में? अरे भाई ये ऐसे पुलिस वाले पूरे शरीर में घूम रहे हैं पूरे समय, WBC या न्यूट्रोफिल निकले हुए बाहर, ठीक है, कौन तुम कौन? सेल पूरी बॉडी में WBC, अब आपकी RBC भी घूम रही है आपकी बॉडी में, अलग अलग ऑर्गन है, WBC सब जगह। वो क्या करते हैं, वो जो पतली कैपिलरी होती है ना, उससे बाहर निकलते धीमे से सिर बाहर निकलते बाहर, डाइपेडेसिस, WBC कैपिलरी से बाहर निकलते हैं डाइपेडेसिस से, ठीक है, निकला बाहर, ऑर्गन में देखा, कई ऑर्गन के पास गए, थायराइड के पास गए, क्या कौन? थायराइड ने जवाब दिया, दिखता नहीं, हाथ में तिरंगा है, भारतीय हूं मैं, इंडियन, हाँ, और नहीं तो क्या, दुश्मन समझ रहे हो मेरे को? नहीं बस पूछना हमारा काम था भाई, गुस्सा मत करो। आप बोलोगे कि ऐसा होता है? अरे भाई मैंने देखा, मेरा घर पहले समुद्र के एकदम किनारे ना, मतलब इस घर, जिस घर में मैं रहता हूं उसके ठीक पहले मेरा जो हाउस है वो बिल्कुल समुद्र के किनारे था, कोस्ट के पास में, मालाबार हिल में। एक बार बीच में खबर आई कि कुछ अपराधी जो है, कुछ टेररिस्ट जो है, वो मुंबई हुआ था, आपको पता होगा 26/11 होने के पहले के बाद की बात है, कि कुछ 10 लोग जो हैं, वो आपने भी सुनी खबर, 10 लोग जो है ब्लैक कपड़े में कोई जो है इंडिया में आ गए हैं बाहर से, जो हमला कर सकते हैं मुंबई के अंदर। नेवी हाई अलर्ट पे आ गई एकदम। मैंने खुद देखा आंखों से कि नेवी ने अनाउंस किया हुआ था उस समय की जो है, जो भी मछली पकड़ने वाले जो न बोट होते हैं, जहाज होते हैं, उनमें फ्लैग लगा लें, सब में इंडियन फ्लैग लगा था, ठीक है, एक बोट में नहीं लगा होगा, एक बोट में नहीं लगा होगा, मैंने आंखों से देखा है, एक बोट में मैंने देखा हेलीकॉप्टर आया बिल्कुल समुद्र के नीचे, हेलीकॉप्टर इतना तेज उसका कि वो सब कुछ, बोट हिलने लगा ऐसे, वो कुछ पूछ रहे हैं, वो आदमी क्या करता है, वो जो देखता है हेलीकॉप्टर इतने ऊपर दिख रहा है उसको, वो अपनी बोट में से झंडा निकालता है, इंडिया का ऐसे हिलाता दिखाता है, फिर हेलीकॉप्टर वापस ऊपर उड़ जाता है, ये इंडिया की, जो भी तरह वो देखे, मतलब वो उस बात का एहसास करा दे कि भैया देश की सीमाएं एकदम सुरक्षित है। वो एक बार गलती हो गई, वो जो होनी थी, अब तो परिंदा पर नहीं मार सकता मुंबई के अंदर, मतलब मुंबई के अंदर इस वक्त नेवी, एवरीथिंग इज ऐसा है, नेवी तो इट्स वेरी पावरफुल इन मुंबई, ठीक है, वो किसी खा की नहीं सुनते, हो कोई हो, सो देश की सुरक्षा पहला कर्तव्य है, कोई कुछ भी बोले, कोई पॉलिटिशियन कुछ भी करे, वो अपना काम में लगे हुए हैं, वो है तो सीमाएं सुरक्षित है। तो वो सब तो फ्लैग
आप बोलोगे सर फिर से कहानी का काम पर्पस क्या है? अरे आपकी हमारी सेल पूरी एक देश के समान है, देश का एक झंडा है। हम सबकी सेल के ऊपर भी एक मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं एमएससी, ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई झंडे लगे हुए हैं और हमारी सेल्स का अपना एक केमिकल फ्लैग है और वो केमिकल फ्लैग को डब्ल्यूबीसी पहचानती है, इसलिए हमारी बॉडी पर अटैक नहीं करती वो। लेकिन एक बैक्टीरिया छिपता छिपाता आया बैक्टीरिया, पासपोर्ट दिखाओ चलो, कौन हो तुम? मैं तो यहीं का हूं, यहीं का हूं, मैं तो इसी बॉडी का हूं मैं तो, चल दिखा झंडा अपना। अरे इसकी सरफेस पे तो है ही नहीं अपना वाला केमिकल फ्लैग, उठाया बैक्टीरिया खा गए, फेगोसाइटोसिस। ऐसे ही करता है इम्यून सिस्टम का। वो स्कैनिंग करो तो पूरे समय, आपको क्या लगता है आप हर समय ब्लड के डब्ल्यूबीसी साथ में बह रहे हैं, हर समय हर जगह नजर रखें, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये कहां से क्या है, कौन है ये? रोको रोको रोको, कहां रोको इसको? चौकी में रोको, पुलिस चौकी में रोको। पुलिस चौकी कहां पे होती है? हर जगह पे होती है। लिम्फेटिक ग्लैंड आपकी बॉडी में हर जगह पर है, जहां पे रोक लिया उसको, रोको इसको। आपको लगा रही गांठ कैसे बढ़ गई है, कैसे ग्लैंड हो गया? अरे वहां पे अपराधी पकड़ के बैठे हैं वो लोग, पूछताछ चल रही है उसकी। उस रात तुम कहां थे, तुमने क्या किया? लिम्फेटिक ग्लैंड बैक्टीरिया पकड़ा गया, बस खत्म, खा लेंगे इसको, खेल खत्म। थोड़ी देर में ग्लैंड, थोड़े दिन में ग्लैंड ठीक भी हो गई आपकी, आपको समझ ही नहीं आया क्या हो गया। इम्यून सिस्टम ऐसे काम करते हैं। चलिए, तो मतलब स्टोरी इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि आपकी बॉडी रोज में हजारों प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ रही होती है एवरी डे। आप अपने आप को फाइटर समझे ना समझे, आपके शरीर के अंदर के फाइटर जो है ना, रियल कॉन्करर, लड़ रहे हैं, रोज लड़ रहे हैं वो, टक 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 टक, ठीक है। अभी उनको तैयार करना अपने को कि भैया ये जो बाहर खतरा कोरोना का है ना, इससे लड़ने के लिए भी तैयार करके बैठे अपने को। विटामिन बोलते हैं हमको एक काम करो, तुम ब्रेकफास्ट मिस मत करना, रोज टाइम पे ब्रेकफास्ट करना, विटामिन सी भी खाना, फल खाना, तुम हमको चाहिए होता है। सैलरी नहीं दोगे तो सैनिक काम कैसे करेगा? सैलरी दोगे नहीं दोगे किसी को काम करने के लिए, देना पड़ेगी ना, तो क्या करोगे आप? तो आपने कहा अच्छा ठीक है, सैलरी में तुमको चाहिए क्या? विटामिन सी चाहिए हमको, ठीक है। तुम पौष्टिक आहार खाना, प्रोटीन वोटीन में डाइट में लेना अपना, ब्रेकफास्ट को मिस मत करना, खाली पेट घर से पहले पढ़ता थी, मम्मी बोलती थी हमेशा, एग्जाम देने जा रहा है बेटा, चल तेरा एग्जाम अच्छा होगा, दही शक्कर दही का घोल बनाया और 1-2 चम्मच खिला दिया। वो गुड लक नहीं था, वो माँ यदि कुछ भी दे तो वो गुड लक ही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो गुड लक के साथ में वो एक तरह का फ्यूल था इम्यून सिस्टम के लिए। यू आर गोइंग आउटसाइड योर हाउस, कहते ना घर से खाना कुछ खा के निकलना चाहिए, खाली पेट नहीं निकलना चाहिए, है ना। किसी के घर जाओ, वो बोलता है चाय नाश्ता करके जाइए, कुछ खिलाता है वो। आप चूंकि बाहर एनवायरमेंट में तो कुछ खिलाता है भी कि तुम्हारा इम्यून सिस्टम ऊपर रहे, ठीक है। क्या चाहिए देखो, यदि आप कुछ नहीं खाएंगे, बॉडी को फूड नहीं मिलेगा प्रॉपर, तो इम्यून सिस्टम बोलेगा भैया सैलरी नहीं मिल रही, अब क्यों घूमे हम इतना, और छोड़ो यार, अब ये हमको ये आदमी सैलरी देता क्यों, इसने बहुत दिन से विटामिन सी नहीं दिया हमको, हमारा हक है विटामिन सी का, हमको क्यों नहीं देता विटामिन सी, ये कैसे दे विटामिन सी? कोई गोली खाए क्या? अरे भाई गोली खाना बाद की बात है, पहले तो खाने में डाल विटामिन सी। कहां से आएगा? आंवले से आएगा, नींबू से आएगा यार, महंगा नहीं होता है, सब जगह से आएगा ये, हरी मिर्ची में भी प्रेजेंट है, खा तो भाई कम से कम, थोड़ा सैलरी दे हमको, हम तेरे लिए लड़ते हैं, रोज वार युद्ध करते तेरे लिए, ठीक। एंड दिस इज द एक्चुअल रियल पिक्चर कि यार रोज में होता क्या है, रोज में योर बॉडी सेज नो टू सेवरल माइक्रोब्स को, वो है ना मजेदार कहानी, है या नहीं? मतलब यू शुड, मैंने कहा हमेशा आपसे एक बात कहता हूं कि मुझे पढ़ाने में, आपको पढ़ने में लगना चाहिए कि हम एक फिल्म देख रहे हैं, हम एक मूवी देख रहे हैं, हम एक एपिसोड देख रहे हैं, हम कुछ समझ रहे हैं। नीट तो अपने आप होगा बेटा, नीट तो अपने आप होगा, नीट के लिए हमको रटना कि मैं बोलूं यहाँ पे ऐसा होता है वैसा होता है, तुम लिख लो बेटा में ऐसा होता है, अरे तो भैया उसका कुछ मतलब नहीं, उसका के वो किताब में लिखा ऑलरेडी, सब किताब में, तुम कोई रेफरेंस बुक ले आओगे ना, मैं जो बताता हूं लिखाता हूं उससे भी अच्छा लिखा होगा रेफरेंस। सारी बात तो यहां है ना कि ये लेके जाएंगे एग्जाम में हम, तो कहानी यहां पर होना चाहिए फिट के। तो चलिए अब इम्यूनिटी के टाइप क्या होते हैं, चलिए उसको देखते हैं। There are 2 type of immunity, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी।
अब ये दोनों क्या होता है, अब देखो सिंपल सी बात कि वो मतलब ये हुआ कि इम्यूनिटी हमारी प्रतिरक्षा तंत्र के दो हिस्से हो गए, एक है एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब ये है कि हमारी बॉडी जो है वो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए खुद से तैयारी करके बैठी हुई है, खुद से तैयार करके बैठी है, यानी भाई हमने कहा कि जैसे है, मैंने देखा कि एक बार की बात है कि मैंने जो है वो, चूंकि हमारे फैमिली में को बताया कि बहुत सारे लोग जो है पुलिस में अलग अलग सर्विस में हैं, ठीक है, तो कुछ आर्मी के जवान थे, 4 से 8 लोग जो आर्मी के जो थे ना, वो अपने ट्रेवल कर रहे होंगे, कहीं जा रहे होंगे, तो ट्रेन के एक डब्बे में कहीं बैठे हुए थे वो लोग, 4 से 2 थे फ्रेंड थे, उनकी कुछ फैमिली भी साथ में थी, कहीं ट्रेवल कर रहे होंगे, दोस्त यार होंगे तो कहीं ट्रेवल कर रहे होंगे, ठीक है। सडनली क्या हो, सडनली ट्रेन में रात के समय की बात है, तो कहीं पे जो है वो किसी जगह पर ट्रेन में कुछ जो होते ना हथियारबंद चोर जो थे, लुटेरे टाइप के, वो 3-4 लोग उसमें आ गए, उनके पास वेपन्स थे। ये बहुत पुरानी 10-1 साल पुरानी बात है, 10-12 साल पुरानी बात है। लोगों से बोला निकालो सामान, बैठ के लोगों का बैग खोल खोल के चेक करने लगे कि किसी का गले का छीन लिया। ये जब वहां पहुंचे जहां पे वो आर्मी के 8-10 लोग बैठे हुए थे, यहाँ पे उनके परिवार, दो जो होता है कि भाई वर्थ होता है 3-3-6 का, ऐसे करके बाद 2, तो पूछा क्या हो गया भाई, ट्रेन में क्या हल्का आवाज किस चीज का है, अच्छा ये है। अब ये उनके पास गए, निकालो सामान, उन्होंने कहा तुम कौन हो, वेपन दिखाया उसने, और वो चूंकि वो आपस में वो प्लान कर चुके थे वो लोग कि करना क्या है हमको के, एंड दे हैव बिग गन्स। अब आर्मी वाले हैं तो बड़ी बड़ी बंदूकें सब, उनका एक पूरा टीन का बड़ा सा डब्बा होता है, वो भी साथ में चलता है उन लोगों के। तो वो हालांकि वो ड्यूटी से लौट रहे होंगे, फैमिली से रहते होंगे, जो भी वॉट एवर यहाँ पोस्टिंग था, दे जस्ट ओपन देयर गन्स, ठीक है। पकड़ा उनको, खूब पिटाई लगाई उनकी। पिटाई लगाने के बाद उनको वहां पे जब अगले थाने, जब स्टेशन में थाना आया, थाने में जमा कर, जीआरपी के पास में जमा कर, रेलवे पुलिस के पास जमा कर हो गया उनका। वो 5-6 जमकर पिट गए, ठीक है। पिछली कई चोरी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, आर्मी वाले आगे निकल गए। मतलब ये अब आदमी खुद ही इक्विप्ड है, वो खुद ही इक्विप्ड है कि मैं खुद ही लड़ लूंगा भाई, ठीक है, क्योंकि मैं डिफेंस के अंदर उठ के। आर्मी की जो वर्दी है उसका पावर ही अलग है, डिफरेंट है। आदमी जो है वो जो ट्रेनिंग है वो भी बहुत टफ है, ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग कोई आसान ट्रेनिंग है, के दे आर मतलब बहुत टफ जीवन से गुजरते हैं वो लोग, ठीक है। तो सेल्फ सफिशिएंट है। हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होता है, देयर इज आर्मी के, वो इंफेक्शन से लड़ने के लिए सक्षम है। तो जो हमारी बॉडी खुद रिस्पॉन्ड करती है, दैट इज द एक्टिव इम्यूनिटी, कि हमारी बॉडी के अंदर ही डिफेंस सिस्टम प्रेजेंट है, बाहर से कहीं से बुलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब ऐसा है, किसी जगह पर छोटा सा गांव विलेज है, वहां पर कोई पुलिस थाना वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि गांव में कुछ होता ही नहीं है। लेकिन सडनली गांव के अंदर ही जो है वो खबर मिलती है कि यहां पे डकैती हो सकती है या कुछ अपराधी घुसा है गांव के अंदर, तो क्या होगा, दूसरी जगह की पुलिस आएगी, वहां पे जो है अपना रुकेगी पुलिस वहां पे, और ध्यान रखेगी गांव को कि कोई अपराध ना घट जाए इसमें। तो ऐसा क्यों भाई, जहां पे मान लो कोई खबर मिली गई कुछ एक्टिविटी की, तो वहां पे पुलिस को आपने भेजा, वहां पे एक्टिविटी को प्रिवेंट करने की कोशिश किया आपने, कंट्रोल किया सिचुएशन को आपने। ये क्या हो गया, ये पैसिव हो गया, मतलब उस जगह पर नेचुरली वो नहीं था, बाहर से आके इम्यूनिटी प्रोवाइड किया गया। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, देखो जब आप एक्टिव इम्यूनिटी की बात करते हो तो उसके 2 टाइप होते हैं। एक होता है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा, और ये शुरू से बॉडी में बाई बर्थ बॉडी में जो है वो एक इननेट इम्यूनिटी होती है, यानी हमेशा से बॉडी में जो है एक जनरलाइज्ड डिफेंस सिस्टम होता है। एक जनरलाइज्ड डिफेंस सिस्टम बॉडी में हमेशा होता है कि शुरू से, यानी वो किसी के लिए, किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं है, वो सबके लिए, यानी बॉडी में कोई भी इंफेक्शन होगा उससे लड़ने के लिए तैयार रहेगा हमेशा के। लेकिन जब आप वैक्सीन लगाते हो तो बॉडी को क्या मालूम चलता है, बॉडी को आपने वैक्सीन लगा के बताया कि देख, गौर से देखो इसको, ये ट्यूबरकुलोसिस है, हमने डोज के, पीट के, ठीक है, इसको वैक्सीन में कन्वर्ट किया है, तुमको बीमार नहीं करेगा ये, लेकिन तुमको बता रहे हैं देख लो इसको। तो बॉडी की सेल्स ने बोला, डिफेंस ने बोला, अच्छा ऐसा दिखता है ये टीबी है, हाँ, लंग्स खराब कर देगा ये, कोई बात नहीं, हमने देख लिया एक बार इसको, अब दोबारा दिखेगा ना ये तो मुंह तोड़ जवाब देंगे इसका। कौन बोला, WBC लिम्फोसाइट बोले।
अच्छा हुआ बहुत आप लोगों ने हमको वैक्सीन दे दिया। बॉडी बोल रही है, आपकी बॉडी बात कर रही है। इमेजिन बॉडी बात कर कि एक वैक्सीन लगा डीपीटी का। अब ये क्या ट्रिपल एंटीजन क्या है ये? देख लो इनको गौर से। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस गंभीर बीमारियां हैं, तीनों के फोटो देख लो ध्यान से। अच्छा ठीक है, याद रखेंगे हम। मेमोरी सेल याद रखिए वो। अच्छा डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, फिर थोड़ी देर बाद बीसीजी का टीका लगा दिया। अब ये क्या आ गया देख लो, ये है ट्यूबरकुलोसिस, बीसीजी टीका, पोलियो ड्रॉप पिला दिया। उसने कहा अच्छा ठीक है भाई, हमने सबको जान लिया। तो ये बॉडी के का इम्यून सिस्टम को आप सिखा रहे हो कि देख हम वैक्सीन का, कोरोना की वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। हम चाहते हैं बॉडी को मालूम जाए कि कोरोना ऐसा होता है, आएगा तो बचा लेना आप हमको, ठीक है। इम्यून सिस्टम को पता नहीं था अभी तक, इम्यून सिस्टम ने कोशिश किया। अच्छा ठीक है। एक दिन बच्चा खेल रहा था बाहर, ठीक है, मैदान में दौड़ रहा के, टीवी का बैक्टीरिया कहीं पे खड़ा होगा के आया अंदर, ठक 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 अंदर आया, लंग्स के पास गया। अरे वाह, ये बच्चा बहुत फुटबॉल खेलता है, इसके लंग्स तो बड़े अच्छे हैं, चलो यहां पे अपना घर बनाते हैं, एक सुंदर सा आशियाना बनाएंगे यहां पे। टीवी का बैक्टीरिया बोला। उसने प्लानिंग शुरू की, अपनी बॉडी में थोड़ा ग्रो किया। वो इम्यून सिस्टम खबर लगी, हेलो बॉस, मैं गया था घूमते घूमता लंग्स में, देखा मैंने वहां पे एक अपन ने देखा था, याद है बचपन में जब ये छोटा था तो बीसीजी का वैक्सीन लगा था। हाँ याद है। वही शकल का आदमी वहां पे जो है घर बना रहा अपना। इतनी हिम्मत हमारे होते हुए। अब डब्ल्यूबीसी की फौज निकली लिम्फोसाइट की, चलो चलते हैं। कहां गया लंग्स में? चाहिए इधर आओ। पिटाई लगा के, मार के, पूछ के, ठीक है, झगड़ा हुआ, थोड़ा गर्मा गर्मी हुई। बच्चे को एक दिन बुखार आ गया। बेटा क्या हो गया? मम्मा ने पूछा। मम्मी बुखार आ गया। कोई बात नहीं बेटा, आराम कर ले, सूप मूप पिलाती, आराम। पता ही नहीं चला मां को, अंदर तो युद्ध चल रहा है, टीवी का बैक्टीरिया की पिटाई लगा रहे हैं वो लिम्फोसाइट वगैरह सबके। वो पिटा टीवी बोले में कहां फंस गया, तो चला गया बाहर, कट के खत्म, कहानी खत्म। बच्चे को टीवी से बचा लिया वैक्सीन। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि वैक्सीन ना लगा होता तो वो वेक्टर को पहचानने में, आपके पास अपराधी की तस्वीर तो आप पहचान पाओगे आसानी से उसको, कैसे? तो ये वैक्सीनेशन जो है वो आर्टिफिशियल नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। यानी आपको बताना पड़ेगा बॉडी को कि ये है पैथोजन, इससे इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, हमको बचाना। ये आर्टिफिशियल नेचुरल इम्यूनिटी हो गया। फिर आते हैं हम पैसिव इम्यूनिटी। क्या होता है? देखिए, जब बच्चा गर्भावस्था में होता है तो प्लासेंटा कनेक्टेड होता है, तो प्लासेंटा के थ्रू आईजीएम के इम्यूनोग्लोबिन जो आईजीजी इम्यूनोग्लोबिन जी जो जी होता है वो प्लासेंटा को क्रॉस करता है, बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो मैंने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाया था कि बच्चे को जो है शुरुआती मिल्क जो होता है, कोलेस्ट्रम कहते हैं, वो पिलाना चाहिए। उसमें आईजीए होता है, उसमें इम्यूनोग्लोबिन ए होता है, उसमें जो बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, उसमें एंटीबॉडीज होते हैं। ये पैसिव इम्यूनिटी, यानी बच्चे को अपनी मां से इम्यूनिटी मिल रही है, मां जो उसे पिला रही है, जो उससे जो कनेक्शन है उसके थ्रू उसको इम्यूनिटी मिल रही है। ये पैसिव इम्यूनिटी के। और मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, कभी कोई इन्फेक्शन हो गया, टिटनेस से कुछ हो गया, मान लो रेबीज कुछ हो गया, तो क्या करेंगे? तब हम एंटीबॉडी से, मैंने कहा ना कि सांप ने काट लिया तो एंटीवीनम देते हैं हमके। देयर आर सर्टेन एंटीबॉडीज, ऐसे एंटीबॉडी होते हैं जो हम पहले से बना के रखते हैं, ठीक है, और उनको हम इंजेक्शन के थ्रू इंटर करते हैं एंटीबॉडीज को। ये आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी हो गई। तो जो पहले से बॉडी में प्रेजेंट नेचुरली नहीं है, बाहर से इंट्रोड्यूस करेंगे, वो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इम्यूनिटी का ये फ्लो चार्ट बना लेते हैं। यहाँ पे हम इम्यूनिटी का क्या पढ़ना पता हमको होना चाहिए, इम्यूनिटी का फ्लो चार्ट देख लेते हैं। इम्यूनिटी को हमने दो कैटेगरी में बांट के, इननेट इम्यूनिटी और एडॉप्टिव इम्यूनिटी के। एक होता है इननेट। इननेट का मतलब है ये बाई बर्थ है। इननेट का मतलब क्या है? ये बाई बर्थ है, ठीक है, ये बाई बर्थ है, ठीक है। तो ये आवाज आप सुन रहे हैं सायरन की, ये लिफ्ट कई बार जो है वो रुक जाता है तो उसमें सायरन बजता है, फंस जाता है लिफ्ट। तो बाई बर्थ जो है वो इम्यूनिटी जन्म के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं इननेट इम्यूनिटी के। और जिस इम्यूनिटी को हम एडॉप्ट, जिसको हम डेवलप करते हैं, जिसको हम अपने अंदर डेवलप करते हैं, वो होती है एडॉप्टिव इम्यूनिटी, होती है जो हमारे जन्म के बाद हमारे अंदर आती है। एक इम्यूनिटी तो वो है बाई बर्थ होगी, उसे इननेट इम्यूनिटी बोलेंगे। एक जिसको हम एडॉप्ट करेंगे वो एडॉप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। फिर एडॉप्टिव इम्यूनिटी में दो तरीका होता है। एक होता है
नेचुरल इम्यूनिटी होता है, प्राकृतिक इम्यूनिटी होता है, जो एक्टिव होगा, कोई इन्फेक्शन हो गया है उससे होगा और मदर से बच्चे को मिलेगा, वो हमने क्या बोला, हमने इसको बोल दिया, हमने किसको हमने क्या बोला, इसको हमने नेचुरल इम्यूनिटी के अंदर इसको हमने शामिल किया, ठीक है। लेकिन वो पैसिव होगा, एक्टिव, मैंने कहा ना ये मां से बच्चे को मिलना नेचुरल है पर पैसिव है, इन्फेक्शन से हुआ है तो वो एक्टिवेट के, जैसे मैंने कहा ना, एक बार यदि किसी व्यक्ति को मम्स हो जाए दोबारा जिंदगी में कभी नहीं होगा, एक बार किसी व्यक्ति को यदि मीजल्स हो जाए दोबारा कभी नहीं होगा, बॉडी इम्यून रहती है उसके लिए, ठीक है। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी की बात करें हम, तो यदि हमने वैक्सीन लगाया तो वो नेचुरल इम्यूनिटी है पर आर्टिफिशियली इंड्यूस किया उसको, नेचुरल इम्यूनिटी पर आर्टिफिशियल हमने उसको जो है वो इंड्यूस किया, ठीक है। ठीक, एक्टिव आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है जिसको हमने आर्टिफिशियल इंजेक्ट किया हुआ, ठीक है। और एंटीबॉडी किसी को बना बनाया इंजेक्शन लगाया हमने एंटीबॉडी का, तो वो पैसिव इम्यूनिटी होती है जिसको हमने बाहर से इंट्रोड्यूस किया, बॉडी के अंदर नहीं बनती है और ये आर्टिफिशियल की कैटेगरी में आती है, ठीक है। दिस फ्लो चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू क्लासिफाई एंड टू नो द टाइप ऑफ इम्यूनिटी को जानने के लिए ये फ्लो चार्ट बड़ा जरूरी है, इसको बना लीजिएगा, ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए, तो मतलब अब एक्टिव इम्यूनिटी की बात, तो एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप्स इन रिस्पांस टू एन इन्फेक्शन और वैक्सीन के। एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है, सक्रिय प्रतिरक्षा होती है, वो है तो इन्फेक्शन के लिए से डेवलप होती है या वैक्सीन लगाने पे होती है, ठीक है। नेचुरल में जब कोई इन्फेक्शन होगा तो बॉडी में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती है और दोबारा वो इन्फेक्शन होगा तो बॉडी तेजी से फाइट करती है, दोबारा इन्फेक्शन को होने से वो रोकती है, और बेटर तरीका क्या है, हम चाहते हैं वो इन्फेक्शन ही ना हो तो हम वैक्सीन लगा देते हैं। तो आर्टिफिशियली क्या होता है, हम एंटीबॉडीज जो है हम जो वैक्सीन लगाते हैं उस वैक्सीन के लगाने पर हमारी बॉडी को इन्फेक्शन के बारे में जानकारी मिल जाती है और वो एंटीबॉडीज को डेवलप कर लेती है। देखो दो चीजें, या तो इन्फेक्शन हो जाए और फिर एंटीबॉडी बन जाए तो उसमें तो बीमार पड़ जाएंगे हम। तरीका नंबर 2, वैक्सीन लगा दो, बॉडी को मालूम चल जाएगा इन्फेक्शन हुए बगैर एंटीबॉडी बन जाएंगी। तो हमारा पर्पस वैक्सीन लगाने से यही होता है कि एक बीमारी के लिए पहले से हम एंटीबॉडी तैयार करते हैं ताकि बीमारी हमारे शरीर को प्रभावित ना करे। यही हम कोरोना के वैक्सीन में हम यही चाह रहे हैं कोरोना के वैक्सीन में कि कोरोना का वैक्सीन मिल जाए तो हमारी बॉडी को कोरोना के बारे में मालूम चल जाए और एंटीबॉडी पहले से बन जाए, कोरोना जब बॉडी में आएगा तो उसको ग्रो करने का मौका ना मिले, ठीक है। ठीक, एक छोटे बच्चे का जन्म होता है, बड़ा प्यारा सा बच्चा है, छोटे बच्चे का जन्म होता है, भोला भाला बच्चा है, कुछ नहीं मालूम दुनिया के बारे में, उसको शरीर एक नेचुरल इम्यूनिटी लेके आता है, उसे इननेट इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसको कई सारे जन्म के बाद ही हम उसको जन्म लेते ही वैक्सीन लगाना शुरू करते हैं उसको, हम चाहते हैं, और ये वैक्सीन ना होते ना तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत हायर साइड था। एक जमाने में 2/3 बच्चों की डेथ है, जन्म लेने वाले 2/3 बच्चे मर जाया करते थे, एक जमाना ये भी था। हमने उसको रिड्यूस करके बहुत कम कर दिया, इट इज इन वेरी फ्यू शॉर्ट परसेंटेज। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें वैक्सीनेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, ठीक है। ठीक, तो उस जो बाई बर्थ जो इम्यूनिटी होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इननेट इम्यूनिटी कहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम इननेट इम्यूनिटी कहते हैं। अब एनसीईआरटी क्या लिखता है इसमें, एनसीईआरटी लिखता है एवरी डे वी आर एक्सपोज टू ए लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शन एजेंट के। हर दिन हम बड़ी संख्या में संक्रामक कारकों से डील करते हैं, हर दिन हम बड़ी संख्या में संक्रामक कारकों से हम डील करते हैं। हाउएवर ओनली ए फ्यू ऑफ दीज एक्सपोजर रिजल्ट इन डिजीज, हालांकि इनमें से केवल कुछ बीमारी कर पाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दिस इज ड्यू टू द फैक्ट that the body is able to defend itself from most of these foreign agent के, क्योंकि हमारा शरीर कई सारे इन फॉरेन एजेंट से लड़ने में सक्षम होता है, उनसे वो डील कर सकता है, ठीक है। दिस ओवरऑल एबिलिटी, देखिए अब इम्यूनिटी की डेफिनेशन क्या है इसमें, ध्यान से बात सुनिएगा। दिस ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी के। हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो रोज में कई बीमारियों से लड़ता है और बीमारी को पैदा होने से रोकता है, और यही इम्यूनिटी होता है, ठीक है। ये होस्ट की या हमारी बॉडी की वो क्षमता होती है जिसमें कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है हमारे शरीर में कई सारी बीमारियों को होने से रोकता है और इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है। इम्यूनिटी मतलब प्रतिरक्षा का मतलब बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है। और इम्यूनिटी दो तरह का होता है, एक होता है इननेट इम्यूनिटी, दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक होता है इननेट इम्यूनिटी, दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वन इज द इननेट इम्यूनिटी, सेकंड इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर, ठीक है। पहले बात करते हैं इननेट इम्यूनिटी की। इननेट इम्यूनिटी जो है वो नॉन स्पेसिफिक, यानी किसी पर्टिकुलर वायरस के लिए, कोई पर्टिकुलर वायरस है, मैंने कहा ना कि बीसीजी का वैक्सीन लगा
ट्यूबरक्लोसिस के लिए है, डीपीडी का ट्रिपल एंटीजन जो है वो डिप्थीरिया, पर्टिस, टिटनेस के लिए है, ठीक है ना। ठीक, हमने फिर कहा एमएमआर है, मीजल्स, मम्स, रुबेला के लिए है वो, ठीक है। हमने कहा कि जो है वो पोलियो का, हमने जो है वो पोलियो के लिए भी हमने वैक्सीन लगाया के, रोटा वायरस वैक्सीन दिया हमने। तो एक्चुअली क्या होता है यहां पर, ये जो वैक्सीन है वो एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए एंटीबॉडी बना रहे हैं। लेकिन जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो कोई एक बीमारी के लिए नहीं होती, वो सबके लिए कॉमन है, वो इट इज ए नॉन स्पेसिफिक, कोई पर्टिकुलर बीमारी के लिए नहीं होती, कि ये जन्म से प्रेजेंट होती है, बाई बर्थ होती है। दिस इज अकॉम्प्लिश्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएंट। अब इसमें क्या होता है खास बात, बड़ा वेरी वेरी हाई में, इसमें जो है आपको डिफरेंट प्रकार के बैरियर देखने मिलते हैं। बाधा है ना, ये वो बैरियर होते हैं, समझ लीजिए ना आप, शहर में आप इंटर करते हैं तो पुलिस का बैरिकेड लगा मिलेगा आपको, ऐसे पुलिस बैरिकेड लगाई थी कि आप इंटर करेंगे आपकी गाड़ी स्लो हो जाएगी। क्या देखिए पुलिस क्या करती है, पुलिस आपको रोकने नहीं है, वो पुलिस ने आपको रोका बिल्कुल नहीं है। पुलिस ने क्या किया है, आपके शहर में इंटर होते ही आपके बैरिकेड लगा दिए, उसने के 2-3 बैरिकेड लगे हुए हैं, अब आपकी गाड़ी स्लो होगी। तो कुछ नहीं, एक वहां पे 2-4 पुलिस वाले जो बैठे होंगे वो केवल अंदर गाड़ी में कितने लोग बैठे हैं, गाड़ी का नंबर क्या है, गाड़ी में कोई आने, वो नजर रख रहे होते हैं आप। और वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा होता है जो गाड़ी को रिकॉर्ड करा था कि कौन सी गाड़ी अंदर इंटर किया है, ठीक है। शरीर भी ऐसा होता है कि बॉडी में भी कई सारे बैरियर होते हैं, जहां पे डाउट लगेगा वहां पे उसको रोक देंगे उठ के। तो डिफरेंट टाइप के बैरियर होते हैं जो फॉरेन एजेंट की बाहरी कारकों की शरीर में एंट्री को रोकते हैं उठ के। इनेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ बैरियर। इनेट इम्यूनिटी में 4 तरह की बाधा या बैरियर हमको देखने मिलते हैं। इनेट इम्यूनिटी में 4 तरह की बाधाएं या बैरियर हमको देखने मिलते हैं, ठीक है। पहला होता है फिजिकल बैरियर के, कार्य की बाधाएं, फिजिकल बैरियर के, हम कार्य की हम बोलेंगे भौतिक बाधा के, फिजिकल बैरियर क्या, फिजियोलॉजिकल होता है कार्य की, फिजिकल बैरियर के। स्किन ऑफ अवर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। आप देखिए अधिकांश इन्फेक्शन कब होते हैं, जब आपका स्किन में कट लग जाता है, स्किन में कट लग गया, घाव हो गया, चोट हो गया, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर फिर इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है। तो हमेशा क्या होता है कि स्किन जो है वो इंटैक्ट, मैंने कहा ना स्किन में यदि कोई घाव है तो इन्फेक्शन, वो क्या दरवाजा खुल गया, वो एक छेद है जहां से बैक्टीरिया अंदर घुस सकता है। तो स्किन जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव लेयर होता है, ठीक है ना। फिर म्यूकस कोटिंग द एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ, अब ये तो स्किन तो बाहर हो गया, अंदर का क्या करें हम, मुंह का क्या करें, मुंह में म्यूकस है, ईसोफेगस में म्यूकस है, ट्रेकिया में म्यूकस, यानी हर जगह म्यूकस है, और ये म्यूकस भी डिफेंस प्रोवाइड करता है। म्यूकस कोटिंग द एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट दैट हेल्प इन ट्रैपिंग माइक्रोब एंटरिंग द बॉडी के। अब देखिए मतलब पहले तो बाउंड्री बना ली आपने, भाई आपने बोला कि अपने घर को सुरक्षित रखना है तो पहले बाहर स्किन बनाओ, स्किन में कोई फॉल्ट नहीं आना चाहिए, स्किन में कोई कट लगा होगा तो वहां से इन्फेक्शन अंदर आ सकता है, तो वो बाउंड्री बनाई गई पूरी के। अंदर के लिए म्यूकस मेम्ब्रेन का बाउंड्री बनाया गया ताकि कि जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन अंदर ना आ पाए, ये फिजिकल बैरियर हो गया। दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, कार्य की बाधा है। अब आपने कुछ खाया, उस खाने के अंदर जो है वो बैक्टीरिया था, तो स्टमक के अंदर पीएच है 2 और 2 pH पे अधिकांश बैक्टीरिया मर जाते हैं, ठीक है। तो आपका जो स्टमक है उसका जो एसिड है वो आपके फूड में प्रेजेंट कई सारे बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करता है, मार देता है, मोस्ट ऑफ दी मर जाते हैं उसमें झटके। मुंह का जो सलाइवा है, सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम नाम का एंजाइम होता है, सलाइवा में IgA एंटीबॉडी होता है, लार के अंदर, मुंह की लार के अंदर IgA एंटीबॉडी होता है, लाइसोजाइम नाम का एंजाइम होता है, ये बैक्टीरिया को मारता है। आंखों के जो आंसू होते हैं, कई बार आंखों में आंसू आते हैं, अभी लेक्चर देख रहे हो लंबे समय से तो आंखों में ट्राई लगा आंसू आने लगता है कई बार के, क्यों होता है कि आईज जो होती है उसमें भी जो है वो कहीं बैक्टीरिया ना आ जाए उसके, तो वहां पे आंसू आते हैं, पलक झपकते हैं आप, तो बेसिकली वहां पे एक फ्लूइड का पूरा एक लेयर आंखों के ऊपर कवर कर दिया जाता है, तो ये माइक्रोबायल ग्रोथ को रोकने के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बॉडी की फिजियोलॉजी का, बॉडी में एसिड बन रहा है लड़ने के लिए, सलाई मुंह में लार बन रहा है लड़ने के लिए, आंखों में आंसू बन रहे हैं लड़ने के लिए, ठीक है। आंसू रोने के लिए नहीं, आंसू इसलिए हैं वो कि वो आपकी स्किन को नम रखते हैं आईज की, ठीक है। फिर सेलुलर बैरियर्स की बात करें, अब तीसरा डिफेंस की लाइन, थर्ड लाइन है। अब सैनिक सबसे पहले सबसे पहले आपने देश में क्या करते हैं, आप पहले सीमा बनाते हैं आप और बाउंड्री बनाते हैं आप,
ठीक है, बॉर्डर बनाया आपने, पूरा बॉर्डर बनाया आपने, इसको पूरा आपने कहा भी बाउंड्री है पूरा, यहां पर से कोई अंदर इंटर नहीं आ सकता है, ठीक है ना। हमारे घर भी वैसी बाउंड्री, हमारे घर क्या होते हैं, बाउंड्री होते हैं, वो दीवारें होती है, ठीक है, वो बनाया आपने। फिर घर में कोई इंटर करने को आपकी बाउंड्रीज पे, तो वहां पे अपने कैमरे लगा रखे सब, तो अपनी क्या किया आपने वो फिजियोलॉजिकल डिफेंस के अपने कहा कि भी कोई तरीका खोज लो जिससे कि वो आदमी अंदर ना आ पाए, ठीक है। अब इसके बाद सैनिक होते हैं अंदर, जो घूम रहे लगातार, वॉन्डरिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पता कर रहे हैं कि कोई इन्फेक्शन तो अंदर नहीं आ गया, ठीक है। सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट, WBC अब हमारी बॉडी में जो होते हैं, जैसे कि पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट क्या PML, इनको हम न्यूट्रोफिल कहते हैं, वेरी वेरी IMP, ठीक है। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट PMNL न्यूट्रोफिल होते हैं, और मोनोसाइट और नेचुरल किलर सेल्स, क्या ये जो होते हैं ये लिम्फोसाइट का टाइप, नेचुरल किलर सेल लिम्फोसाइट का टाइप होता है, ये ब्लड में घूम रहे होते हैं लगातार। इसके अलावा हमारे टिश्यूज में मैक्रोफेजेस होते हैं, ये पाए जाते हैं इसके अंदर, और ये फेगोसाइटोसिस करते हैं, माइक्रो को पकड़ के खा जाते हैं, ये माइक्रो को ढूंढते हैं जो बॉडी का नहीं होगा, बॉडी के केमिकल फ्लैग से जो मैच नहीं करता होगा, जिसका ग्लाइकोप्रोटीन हमारे बॉडी के ग्लाइकोप्रोटीन सेल के ग्लाइकोप्रोटीन के समान नहीं होगा, उसे पकड़ के खा जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है सेलुलर बैरियर होते हैं। फिर लास्ट साइटोकाइन बैरियर्स, ये बड़े खतरनाक बैरियर हैं, ये भी बहुत फास्ट काम करते हैं। ये वायरस, यानी जब कभी वायरस सेल को अटैक करता है तो सेल जो होती है वो लो मॉलिक्यूलर वेट का ग्लाइकोप्रोटीन माती से हम बोलते हैं इंटरफेरॉन कहते हैं। हम आगे इंटरफेरॉन को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। इंटरफेरॉन क्या होते हैं, इंटरफेरॉन जो होते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट के ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, जो आसपास की सेल को जाके अलर्ट कर देते हैं कि वायरस आया है, इसलिए रिसेप्टर बंद कर लो। कोई भी रिसेप्टर जो वायरस का होता है उसको सेल फिर छिपा लेती है और वायरस अटैक नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये नॉन इन्फेक्टेड सेल को प्रोटेक्ट करते हैं और ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। एंड साइटोकाइन इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, तो पूरा बॉडी का इम्यून सिस्टम वायरस से लड़ने पहुंच जाता है। कोरोना वायरस में भी कई लोगों की डेथ इसलिए हो जाती है क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम तेजी से रिएक्ट करता है और लंग्स के अंदर जो है वो फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, जिसके चलते जो है वो सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो आज हमने बात की 4 तरह के इन्वेरियर्स के बारे में भी हमने बात की, तो आज इतना ही करेंगे। लंबा लेक्चर काफी हो गया आपका। कुछ बेटा ऐसा मैंने कहा ना आपसे कि देखो, यदि आपको 1 घंटे 50 मिनट का लेक्चर सुनने में आपको परेशानी होती है ना, तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि यू जस्ट ट्राई टू स्पीक 1 hour and 50 minutes कंटिन्यूसली, ठीक है। यू विल फील द काइंड ऑफ एफर्ट विच आई पुट इन द लेक्चर। सो यदि आपको दिक्कत भी होती है तो मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, लेकिन ये है कि हमको कोर्स भी समय पे पूरा करना होता है, स्पीड अप कोर्स करना होता है हमको, तो बीच बीच में कुछ लेक्चर ऐसे होंगे जो एक प्रकार से बूस्टर डोज के समान लंबे लेक्चर होंगे, तो बीच में कुछ आएंगे, तो उसके लिए आप मुझे भला बुरा मत किएगा, पढ़िएगा अच्छे से बेटा ना। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात ये है कि ये एफर्ट किसके लिए बेटा कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, और क्योंकि मुझे चाहिए आपका सिलेक्शन, मुझे अच्छे रैंक पे अपने बच्चे चाहिए, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते बेटा, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.